हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तभी खुशी नाखून चबाते हुए डेविल के पास आई और उसके कॉलर को पकड़कर उसे लगभग हिलाते हुए अपनी आंखें छोटी कर गुस्से से दांत पीस कर बोली, गुंडे बदमाश कहीं के, किसके साथ इलू इलू कर रहे थे? किसके साथ गुपचुप इश्क लड़ा रहे थे? बोलो। इश्क लड़ा रहा था मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो बेबी गर्ल? डेविल ने कंफ्यूज होकर पूछा, जब खुशी गुस्से से लगभग उसे डांटते हुए बोली, खबरदार, बेबी गर्ल नहीं, बेबी गर्ल होगी आपकी चुड़ैल। मैं जान हूँ आपकी, समझे? अगर किसी और नाम से मुझे पुकारा ना तो एक पंच में सारे के सारे बत्तीसी झाड़ दूंगी। हाँ नहीं तो क्या? खुशी बड़े स्टाइल से अपने बाल झटक कर डेविल के दोनों गालों को पकड़कर लगभग उसे खींचते हुए बोली, अब चुपचाप मेरे साथ चलकर डांस करो वरना टांगे तोड़ दूंगी आपकी। इतना कहकर वह डेविल का कॉलर एक हाथ से पकड़कर उसे अपने साथ खींचकर ले जाने लगी। जब वह औरतें जो कि घुटनों के बल डेविल के सामने रोते हुए रहम की भीख मांग रही थी, हैरानी से खुशी और डेविल को देखने लगी। उन लोगों को तो यह समझ ही नहीं आ रहा था, इतना खतरनाक इंसान जो कुछ ही मिनट में उनके लगभग सभी कबीले को खत्म कर चुका था। वह नरभक्षी लोग जो अपने आप में ही मौत के फरिश्ते थे, जिनके नाम से ही किसी की रूह कांप जाए, जिनकी दी हुई दर्दनाक सजा को महसूस करते ही लोग एक आसान मौत मरने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाए। वह इंसान जो इंसान ना होकर मौत का दूसरा रूप थे, एक दर्दनाक और खौफनाक मौत। ऐसे इंसानों को इस अकेले इंसान ने चुटकियों में चींटियों की तरह मसल कर रख दिया। लेकिन इसके बावजूद वह इंसान इस औरत के सामने खामोश था, उसकी बेवकूफ़ाना हरकतों को बर्दाश्त कर रहा था। जाहिर सी बात थी, यह औरत इस इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। इस बात का एहसास होते ही उन लोगों की आंखों में खुशी के लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट और घबराहट आ रही थी। तो वहीं डेविल अपने हाथ में वह खून से टपक रहा खंजर लिए किसी रोबोट की तरह खुशी के पीछे पीछे खींचा चला गया। अब खुशी मुंह बनाते हुए डेविल को एक साइड लाकर बीचों बीच खड़ा कर देती है और उसके गले में हाथ लपेटकर खुद ही गाना गाते हुए बोली, अब मैं अच्छा सा गाना गाऊंगी और आपको मेरा साथ देना होगा, समझे? वरना आपके दांत खोने के लिए तैयार हो जाना। फिर बिना दांत के किस करना पड़ेगा, सोच लो। हाँ तो गाने के रिलैक्स है, जरा सा झूम लूँ मैं। अरे आप बोलो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? आगे की लिरिक्स भी तो बोलो। डेविल कोल्ड वॉइस में एक्सप्रेशन फेस के साथ, क्या बोलूं? खुशी मासूमियत से नशे में अपने माथे पर हाथ मारते हुए, अरे बुद्धू, इतना भी नहीं पता? आप तो बहुत बोर हो। ठीक है मैं बताती हूँ, आप बोलो। अरे नारे नारे ना। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, जरा सा झूम लूँ मैं। कुछ पल डेविल की लाइन का इंतजार कर जवाब ना मिलता हुआ देख डेविल को एक गुस्से भरा लुक देती है। अरे नारे नारे ना, जरा सा झूम लूँ मैं, अरे नारे नारे ना। अब खुशी अपने हाथ हवा में फैलाकर तितली की तरह इधर उधर भागते हुए, मैं चली बन के हवा। डेविल बेचारा अपना सर झटक कर गुस्से से मुंह बनाते हुए, रब्बा मेरे मैनू बचा। डेविल अपना सर झटक कर खुशी को इग्नोर कर उन लोगों के पास आया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो हम लोगों के आज के रहने का यहाँ इंतजाम करो। सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे बिना तुम लोगों को कोई नुकसान पहुँचाए। लेकिन अगर तुम लोगों ने जरा भी चालाकी चलने की कोशिश की तो बड़े ही नहीं, यहाँ के बच्चों को भी नहीं, नामो निशान मिटा दूंगा। और डेविल की इतनी खतरनाक धमकी को सुनकर वह लोग बुरी तरह घबरा गए और जल्दी से अपनी जगह से उठकर अपनी घायल पति और बच्चों को लेकर वहां से निकल गए। नशे में एक कॉर्नर पर मटक मटक कर नाच रही थी, मुंह बनाकर एक बार फिर उछलते हुए डेविल के पास आई। अरे आप यहाँ हो, मेरे साथ डांस नहीं कर रहे? गंदे आदमी, जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती, कहकर वह डेविल से नाराज होकर वहां से जाने लगी। जब अचानक ही मौसम बिगड़ गया और वहां जोरों से बारिश होने लगी। ठंडे पानी की बूंदें खुशी के बदन पर पड़ते ही वह सिहरने लगी थी। इस वक्त खुशी के बदन पर जानवरों की खाल से बना हुआ स्टाइल टॉप और मिनी स्कर्ट थी। इसके साथ ही गले में पहने हुए कुछ डिजाइनर पत्थर की नेकलेस, बालों में जंगली लकड़ियों और पत्थरों हड्डियों से डिजाइन किया गया एक जूड़ा क्राउन, हाथों में चूड़ियों के स्टाइल जैसा ब्रेसलेट और पैरों में पायल जैसे कुछ घुंघरू। खुशी की पूरी बॉडी पर कुछ ग्लिटर चमकीला जैसा लिक्विड लगा हुआ था जो बारिश में भीगने के कारण रिएक्ट कर रहा था और अब खुशी की बॉडी सोने की तरह चमक रही थी।
उसकी ड्रेस काफ़ी हद तक सेक्सी थी, जिसे देखते ही डेविल की आंखें चमक उठी। अब उसकी आंखों में मधोसी छाने लगी। खुशी का बदन भीग रहा था। वह नशे में अकेले ही पानी में झूम रही थी, जब डेविल खुद को रोक नहीं पाया और धीरे धीरे उसके कदम खुशी की तरफ बढ़ने लगे। और तभी अचानक ही ना जाने कैसे वह भी खुशी के साथ रोमांटिक होते हुए बोला, मौसम ये बेईमान, मस्ती का ये सामान रोको, लोगों ज़मीन पर गिरने लगा आसमान। और यह शब्द सुनते ही खुशी मुस्कुराकर डेविल की तरफ देखती है, फिर झूमते हुए बोली, ठुमक ठुमक के झूलूंगी, मैं उड़ के गगन को छू लूंगी, मैं चली बन के हवा। डेविल एक झटके में खुशी को अपने कंधे पर उठा लेता है और अपने कदम एक कमरे की तरफ बढ़ाने लगा, जहां वह खुशी को एक झटके में बेड पर पटक देता है और उसे अपनी लस्ट भरी नज़रों से ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, बस बहुत हो गया। अब तक मैंने खुद को काबू किया था बेबी गर्ल, पर अब नहीं। तुम्हारा यह मदहोश बदन मेरे अंदर के डेविल को जगाने के लिए मजबूर कर रहा है और अब इसे तुम ही कंट्रोल करोगी। आज के बाद तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी, कभी भी नहीं। कहकर डेविल एक झटके में उसके होठों पर टूट पड़ा और उसे पैशनेट किस करने लगा। अक्सू, मुझे बहुत प्यास लगी है, गला गला सूख रहा है। खुशी की बातों को सुनकर डेविल, जो कि पूरी तरह मदहोश था, और तभी वह किसी तरह अपने गले को सलाइवे से तार करते हुए बोली, अक्सू सुनिए ना, मुझे सचमुच गर्मी लग रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। खुशी की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा धीमी हो रही थी जब डेविल गुस्से से फ्रस्ट्रेटेड होते हुए उस पूरी बॉडी पर किस करते हुए बोला, ओहो जान, तुम तो हमेशा मूड का कबाड़ा कर देती हो। रोमांटिक टाइम में भी टांग अड़ाना तो कोई तुमसे सीखे। रुको, मैं अभी तुम्हें पानी देता हूँ, लेकिन उसके बाद तुम मेरी प्यास बुझाओगी, समझी। इतना कहकर डेविल कमरे में इधर उधर नज़र घुमाते हुए पानी ढूंढ रहा था, जब अचानक उसकी नज़र सामने टेबल पर रखे हुए पानी के गिलास और जगह पर गई। वह खुशी को छोड़ पानी लेने गया और लाकर उसे बाहों का सहारा देकर पिलाने को हुआ, जब उसने महसूस किया कि खुशी का बदन बुरी तरह तप रहा था। और इस बात का एहसास होते ही उसकी आंखों में खुशी के लिए फिक्र नजर आने लगी। खुशी जल्दी जल्दी पानी पी रही थी और तभी डेविल परेशान होकर उसे माथे को टच करते हुए, जान तुम्हें तो बुखार है और तुम्हें मुझे कुछ बताया भी। अक्सू, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे उल्टी उल्टी। और इससे पहले वह आगे कुछ कहती, खुशी ने अचानक ही बहुत सारी वॉमिटिंग करना शुरू कर दिया। उसने काफ़ी हद तक डेविल के कपड़ों और उसके बदन को खराब कर दिया था, लेकिन डेविल तुरंत उसे अपनी बाहों का सहारा देकर उसकी पीठ को रब करने लगा। उसे तो जैसे अपनी कोई फिक्र ही नहीं थी। जान संभल कर। कुछ देर बाद खुशी उल्टियाँ कर चुकी थी। अब डेविल जल्दी जल्दी खुशी की बॉडी को अपने हाथों से क्लीन करता है, तो वहीं खुशी की आंखें भारी हो रही थी। वह जल्दी से फ्लोर पर पड़ा हुआ खुशी का कपड़ा उसे पहनाकर अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है और प्यार से माथे पर किस करते हुए बोला, जान अब कैसा फील कर रही हो तुम यहाँ रेस्ट करो, मैं अभी आता हूँ। डेविल परेशान होकर वहाँ से जाने को हुआ, जब खुशी नशे में भी उसका हाथ पकड़कर आंखें बंद किए हुए ही बोली, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए अक्सू, अक्सू। खुशी के मुंह से किसी अक्सू का जिक्र बार बार सुनकर डेविल को एहसास हो चुका था कि वह अब तक नशे में उसे अपना पति ही समझ रही है, लेकिन न जाने क्यों इस बात से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वह बड़े प्यार से खुशी के माथे को सहलाकर उस पर किस करते हुए बोला, जान रिलैक्स, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो, इस जन्म में तो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, मेरा वेट करो, ओके। हाँ हाँ, मैं वेट करूँगी, हाँ हमें ज़िंदगी भर आपका वेट। कहते हुए खुशी अचानक ही बेहोश हो गई। इस दौरान एक पल के लिए भी उसकी आंखें खुली नहीं थी। तो वहीं खुशी को बेहोश देखकर डेविल अचानक ही घबराकर चिल्ला पड़ा, जान जान, होश में आओ जान, क्या हुआ तुम्हें जान, जान तुम मेरी बात सुन रही हो जान। ओ डेविल, यह तो बेहोश हो गई, मुझे जल्दी से जल्दी हेल्प लेकर आनी होगी। इतना कहकर डेविल जल्दी से कमरे से बाहर भागा और थोड़ी ही देर में वह उस बूढ़ी औरत को लेकर आया। जल्दी देखिए क्या हुआ मेरी जान को, इसे जल्दी ठीक करो वरना। डेविल ने बूढ़ी औरत को उनकी ही भाषा में धमकी दी थी, जिसके बाद बूढ़ी औरत जल्दी से खुशी को चेक करने के लिए उसे टच करने ही वाली थी, जब डेविल के हाथों की मुट्ठी कस गई और वह तुरंत ही चिल्लाते हुए बोला, स्टॉप, यह क्या कर रही हो तुम, खबरदार जो उसे छुआ जान ले लूँगा तुम्हारी। डेविल के अचानक चिल्लाने पर बूढ़ी औरत घबरा गई और लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, लेकिन सरदार सरदारनी को। वह बेचारी आगे कुछ बोल ही नहीं पाई, जब डेविल को ना चाहते हुए भी आंखें बंद कर अपने दिल पर पत्थर रखकर ऑर्डर देना पड़ा, ठीक है, लेकिन खबरदार जो उसे ज़्यादा देर टच किया, अब जल्दी करो
बूढ़ी और डेविल की अजीबोगरीब बात सुनकर डर रही थी, लेकिन उन्हें अपना काम करना ही था। खुशी को चेक करने के बाद उन्होंने घबराकर बताया, सरदार, शराब के नशे के कारण उनकी तबीयत खराब हो गई है, क्योंकि इन्हें जो शराब दिया गया था उसे यह अपने आपे में नहीं रहती और वही करती जो हम उसे कहते, क्योंकि यह शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हो रही थी और सब कुछ आराम से हो जाए, इसीलिए उन्हें शराब पिला दिया गया था। यह सुनकर डेविल को उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह लगभग चिल्लाते हुए बोला, मुझे तुम्हारी फालतू की बकवास नहीं सुननी, चुपचाप मेरी जान को ठीक करो वरना। जी 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 सरदार। बूढ़ी औरत एक पुड़िया दवाई थोड़े से पानी में घोलकर उसे देते हुए बोली, यह दवाई आप उन्हें पिला देंगे तो बुखार उतर जाएगा। ठीक है, वह मैं कर दूंगा, अब निकलो यहाँ से। बूढ़ी औरत जल्दी से सर पर पैर रखकर बाहर भागी। तो वहीं डेविल खुशी के पास बैठकर उसे अपने हाथों से मेडिसिन पिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह लोग आदिवासी थे, या चम्मच या उसकी तरह दिखने वाला कोई भी सामान नहीं था। इसके बाद डेविल खुद अपने मुंह में वह दवाई लेकर खुशी को अपने होठों के जरिए ही उसे किस करते हुए ट्रांसफर कर रहा था। देखते ही देखते किसी तरह खुशी ने वह दवाई पी ली और अब डेविल एक बार फिर उसके चेहरे और बदन को क्लीन कर रहा था। आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। खुशी को इन्फेक्शन ना हो जाए यह सोचकर डेविल खुद ही वह हर चीज़ साफ कर रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए भी खुशी के लिए लस्ट नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके लिए फिक्र थी। कुछ देर बाद खुशी ठंड में ही काँप रही थी। तो वहीं डेविल के बदन पर भी उसकी पैंट के अलावा कुछ भी नहीं था। उसकी पैंट भी गीली हो चुकी थी, लेकिन वह अपनी फिक्र ना करते हुए खुशी को अपनी बाहों में भरकर उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा था। तो वहीं बुखार सर पर चढ़ जाने के कारण खुशी नींद में ही बड़बड़ा रही थी, अक्सू मेरी बात तो सुनिए, यह हमारा बच्चा है, आप इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। यह मेरे प्यार की निशानी है, यह आपकी निशानी है अक्सू। अक्सू प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे समझने की कोशिश कीजिए, अक्सू अक्सू। खुशी एकदम से चिल्ला पड़ी। तो वहीं डेविल, जो कि उसे अपने सीने से लगाकर कंसोल करने की कोशिश कर रहा था, उसकी बातों को सुनकर खुशी के माथे पर आए हुए पसीने और उसकी घबराहट को देखकर पूरी तरह हैरान था। बेबी गर्ल रिलैक्स, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जान सुनो, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, किसी भी कीमत पर नहीं जाऊँगा। तुम बस होश में आ जाओ, तुम बस ठीक हो जाओ, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास, कहकर डेविल खुशी को सीने से लगाए हुए अपनी आंखें बंद करता है, जब अचानक ही उसकी आंखों के सामने कुछ विजन आने लगे। दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। एक आदमी जो कमरे का सभी सामान तोड़ फोड़ कर रहा था और चिल्ला रहा था, तो वहीं एक खूबसूरत सी लड़की जो अपने बदन पर साड़ी पहने फैमिली टेबल पर एक केक सजा कमरे की बहुत खूबसूरत डेकोरेशन किए हुए उसके सामने खड़ी थी। उन दोनों का चेहरा कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कमरे का डेकोरेशन बता रहा था कि यह दिन उन दोनों की जिंदगी का बहुत खास दिन था। और तभी वह आदमी अचानक ही चिल्लाते हुए बोला, तुम समझती क्यों नहीं जान, मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए, तुम्हारे और मेरे बीच कोई और आए यह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा। तुम सिर्फ मेरी हो, समझी? तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांटूंगा, कभी नहीं बांटूंगा। अब तुम्हारी ज़िंदगी में या तो यह बच्चा रहेगा, अब तुम्हारी ज़िंदगी में या तो यह बच्चा रहेगा या मैं, फैसला तुम्हारे हाथों में है। इतना कहकर वह आदमी गुस्से से धड़ाम की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला गया। तो वहीं उस इंसान के जाते ही वह लड़की उसे पीछे से आवाज़ देते हुए चिल्लाकर रोते हुए, अक्सू अक्सू मेरी बात सुनिए अक्सू, अक्सू यह हमारा बच्चा है अक्सू, आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते अक्सू, मेरी बात सुनिए। कहते हुए वह लड़की अचानक ही पैर फिसल जाने के कारण फ्लोर पर गिर गई और उसका सर सामने एक दीवार पर जाकर लगा। उसके माथे से खून बहने लगा, लेकिन उस बेदर्द इंसान ने उसे पलटकर भी नहीं देखा। शायद उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था। वह लड़की खून से लथपथ फ्लोर पर पड़ी हुई थी और अचानक ही उसका चेहरा डेविल को नजर आया। यह चेहरा खुशी का था और इस विजन को देखते ही डेविल एकदम घबराकर अपनी आंखें खोल लेता है। इतना कुछ बर्दाश्त कर रही हो तुम, लेकिन क्यों और किसके लिए? क्या वह इतना बेदर्दी है कि तुम्हें तड़पता छोड़ गया? आखिर क्या है उसमें जो तुम उसके लिए? लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वह तो तुम्हारे साथ है ना, तो फिर तुम्हारी आंखों में अभी भी वही दर्द, वही इंतजार क्यों है? क्यों मुझे हमेशा तुम्हारे अंदर एक खालीपन और एक इंतजार नजर आता है? क्या हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में?
प्लीज़ मुझे बताओ बेबी गर्ल, क्यों तुम्हारे विजन को देखने के बाद मुझे तुम्हारी तड़प अपने अंदर महसूस होती है। पिछले 2 सालों से हर रात मेरे ख्वाबों में, मेरे ख्यालों में, यहाँ तक कि मेरे जिस्म पर भी किसी जान का जिक्र है। लेकिन जब भी मैं उसका नाम लेता हूँ, पता नहीं क्यों तुम्हारा ही चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगता है। यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों धीरे धीरे ना चाहते हुए भी मैं तुम्हारे दर्द के साथ जुड़ रहा हूँ? क्यों तुम्हारी तकलीफ मुझे अपनी लगती है? आखिर कौन है मेरी जान, जिसे ढूंढने के लिए मैं हर दिन दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ? क्या मेरी जान का तुम्हारे साथ कोई कनेक्शन है? क्यों अब मेरे ख्यालों में जान की जगह अब तुम ले रही हो? क्या कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा? कहाँ मिलेंगे मुझे मेरे सवालों के जवाब? उफ, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। कहते हुए डेविल अपने आप से ही सवाल पूछ रहा था, तो कभी परेशान नज़रों से बेहोश खुशी को देख रहा था। लेकिन इस दौरान भी उसकी बाहों में खुशी, उसकी नज़र बस खुशी के मुरझाए हुए चेहरे पर टिकी हुई थी। दरअसल कुछ देर पहले उसने जो विजन देखा था वह खुशी के ख्याल थे, जो उसके करीब होने के कारण उसे भी नजर आ रहे थे। डेविल के अंदर एक स्पेशल एबिलिटी थी। वह किसी को भी छूकर, उनकी आंखों में झांककर उनके ख्यालों को देख सकता था। कुछ हद तक वह फ्यूचर भी देख सकता था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वह खुद से जुड़े हुए किसी भी ख्याल को साफ तौर पर नहीं देख सकता था। यानी वह दूसरों को तो समझ सकता था, लेकिन खुद के लिए अनजान था। देखते ही देखते रात गहरी होती जा रही थी। बाहर जोरों से बारिश हो रही थी, जिसके कारण झोपड़ी के अंदर ठंड का माहौल था। बुखार के कारण खुशी का बदन कांप रहा था, तो वहीं डेविल शर्टलेस खुशी को अपने सीने से लगाए हुए बस उसके खूबसूरत चेहरे को निहार रहा था। देखते ही देखते उसकी नज़र खुशी के गुलाबी होठों पर गई, जिसे देखने भर से उसकी सांस भारी हो रही थी और अब उसका दिल हमेशा की तरह जोरों से धड़क रहा था। वह खुशी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। उसके हाथ का अंगूठा अब खुशी के गुलाबी होठों को सहलाने लगा। उसे पता ही नहीं चला। खुशी के गुलाबी होठों को देखते हुए वह धीरे से खुद से मैग्नेटिक वॉइस में बोला, आखिर क्या है ऐसा तुम्हारे अंदर जो खुद को ही काबू करना मुश्किल हो जाता है? दिल तो करता है कि तुम्हें अभी और इसी वक्त अपना बना लूं, लेकिन पता नहीं क्यों एक अजीब सा एहसास अंदर पनप रहा है जो मुझे तुम्हारे साथ वाइल्ड होने से रोकता है। आज तक किसी भी मसले पर मैंने इतनी गहराई से नहीं सोचा, लेकिन जब तुम्हें सोचता हूँ तो फिर कुछ और सोच ही नहीं पाता। तुम मेरे ख्वाबों और ख्यालों में छा जाती हो। जब जब तुम्हारे करीब आता हूँ दिमाग ब्लैंक हो जाता है और यहाँ सीने में कुछ धक धक सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर खलबली मची हुई है, लेकिन तुम्हारे होठों को चूमते ही एक अजीब सा सुकून छा जाता है। ऐसा लगता है जैसे यही मेरी मंजिल है, इसके आगे ना तो कोई रास्ता, ना चाहत, बस यही ठहर जाऊं हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारी आंखों में खुद को देखना चाहता हूँ। आखिर क्या हो रहा है मुझे? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। डेविल खुद से ही सवाल कर रहा था और तभी खुशी के होठों को देखते हुए वह धीरे से उसके होठों के पास झुक गया और उस पर अपनी सांस छोड़ते हुए मदहोशी से बोला, पता नहीं यह सही है या गलत, लेकिन जो भी है अब मैं खुद से लड़ नहीं सकता। पता नहीं क्यों हिंदुस्तान से यहाँ तक तुम्हारे पीछे पीछे चला आया और अब तुम्हारे साथ ही हर रास्ता तय करूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, अब तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। इतना कहकर उसने एक झटके में खुशी के होठों को अपने होठों में ले लिया और उसे धीरे धीरे सक करने लगा। वह खुशी को बहुत ही प्यार और सॉफ्ट तरीके से किस कर रहा था। इसका एक हाथ खुशी की कमर पर तो दूसरा उसके सर के पीछे था। धीरे धीरे उसका हाथ खुशी के बदन पर चलने लगा। वह धीरे धीरे खुशी को तेजी से किस करते हुए 1 सेकंड के लिए उसके होठों को छोड़ता है और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए खुशी के चेहरे पर बिखरे हुए कुछ बालों को कानों के पीछे करके बोला, तुम मेरे लिए एक ऐसा नशा हो जिससे अब मैं आज़ाद नहीं होना चाहता। कहकर उसने एक बार फिर खुशी के होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और इस बार उसकी किस काफ़ी हद तक पैशनेट थी, इतना कि अब वह गहरी नींद में भी डेविल की बाहों में कसमसाने लगी थी। डेविल उसके करीब आकर एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था और यूं ही देखते यह पूरी रात गुजर गई, जहां डेविल कभी तो अपनी बेबी गर्ल की फिक्र कर रहा था तो कभी उसके एहसासों से बेकाबू हो रहा था, तो वहीं खुशी जो कि अब काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। सुबह लगभग 10 बजे उसकी आंखें बिस्तर पर खुली। वह तितली की तरह अपनी पलकें फड़फड़ाते हुए, उन्हें मसलते हुए धीरे से उठकर बिस्तर पर बैठने को हुई। जब उसका बदन बुरी तरह दर्द से टूट रहा था,
आह की आवाज़ से वह अपने पीठ और कमर को संभालते हुए धीरे से उठकर बैठी, लेकिन अचानक ही खुद को एक अनजान जगह, एक अनजान बिस्तर पर देखकर उसकी आंखें फैल गई। वह तुरंत हड़बड़ाकर खुद को पूरे कमरे में देखने लगी। हे राम जी, यह मैं किस जगह आ गई, कहकर खुशी अपने दिमाग पर जोर देने लगी। काफ़ी देर बाद उसे याद आया कि वह किस तरह आदिवासियों के हाथ लग गई थी। उसके बाद कुछ औरतों ने उसे ज़बरदस्ती नशीली शराब पिलाई थी और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे बिल्कुल भी याद नहीं था, लेकिन काफ़ी मुश्किल से याद करने पर उसे कुछ धुंधली सी झलक याद आ रही थी। किस तरह एक बूढ़ा सरदार जो कि उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, खुशी ने उसकी खूब धुलाई की थी। किस तरह वह लोग उसे पकड़कर एक जश्न में ले गए। वह उसके साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे थे जब अचानक ही वह डेविल आया और उसने चुटकियों में सब लोगों को ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ खुशी को कुछ भी याद नहीं। लाख कोशिश के बाद भी उसे सब कुछ याद नहीं आया। वह गुस्से से फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी और परेशान होते हुए खुद से बोली, हे राम जी, क्या वह सचमुच यहाँ पहुँच चुका है? ऐसा हुआ फिर तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वह बदतमीज बात बात पर मेरे साथ चिपकता रहता है। जल कुकड़ा ठरकी, जब देखो तब फ्लर्ट करने के बहाने ढूंढता रहता है। अक्सू के बाद मैं इसे ही दुनिया में सबसे बड़ा ठरकी देखा है, जिसने मेरी नाक में दम कर रखा है। पता नहीं दुनिया के सारे ठरकी मुझसे ही क्यों टकराते रहते हैं। पहले मेरा ठरकी नंबर 1, उनके जाते ही यह ठरकी नंबर 2 आकर मेरे पीछे ही पड़ गया, और फिर तीसरे नंबर पर वह बूढ़ा सरदार साला मेरे साथ रोमांस करेगा। इसकी तो रुको जाकर अभी खबर लेती हूँ। उसकी हड्डी पसली एक ना कर दी तो मेरा नाम भी खुशी कुमारी गुप्ता अक्षर जिंदल नहीं। हाँ नहीं तो क्या, कहकर खुशी बिस्तर से उठने लगी जब अचानक ही उसे अपने बदन में एक तेज दर्द महसूस हुआ। यह कैसा दर्द है? बदन तोड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे रात भर कोई सांड मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था, सिलबट्टे से पीसकर चटनी बना दी मेरी। और यह मेरे होठ इतने स्वेल क्यों हो गए हैं? कहते हुए खुशी ने खुद को देखना शुरू किया और तभी उसकी नज़र कमरे में ही मौजूद एक शीशे पर गई जो शायद किसी ट्रैवलर का होगा और इन नरभक्षियों ने उन्हें मारकर उनके सामान को ले लिया होगा। खुशी ने जैसे ही उसमें अपना रिफ्लेक्शन देखा, उसकी तो आंखें ही फैल गई, क्योंकि उसके होठों पर एक कट था। पूरे बदन पर लव बाइट के निशान थे और उसके बदन पर एक वाइट शर्ट और एक मिनी स्कर्ट मौजूद थी जो कि शायद जानवरों की खाल से बनी हुई थी। शर्ट के बटन गले के पास से खुले हुए थे, जिसके कारण उसके बदन के लव बाइट छुपाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। खुशी हड़बड़ाकर जल्दी से आईने के सामने आकर एक बार फिर खुद को बुरी तरह देखने लगी। अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। यह मेरे साथ, कहीं वह खुद को कुछ भी सोचने से रोक नहीं पाई। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी थी। उसके साथ क्या हुआ होगा यह अंदाजा वह बखूबी लगा सकती थी। वह अभी कुछ सोच ही पाती कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और डेविल एक नारियल के छिलके में गर्म पानी लेकर कमरे के अंदर दाखिल हुआ। तुम उठ गई बेबी गर्ल? चलो अच्छा है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? यू फीलिंग बेटर? वह धीरे से खुशी के सामने आकर उसके माथे पर हाथ रखकर उसे चेक करता है। फिलहाल तो बुखार नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार और मेडिसिन ले लेना और आज अच्छे से रेस्ट करो। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग कल ट्रैवल के लिए निकलेंगे। सबसे पहले तुम बाहर जाकर फ्रेश हो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए कुछ पानी और कुछ कपड़ों का अरेंजमेंट करवा दिया है। कुछ ट्रैवलर्स के बैग मेरे हाथ लगे थे, उनमें कुछ ज़रूरत का सामान भी मिला है। यह तुम्हारे लिए। आई होप यू फीलिंग मोस्ट कंफर्टेबल। इतना कहकर डेविल ने अपने हाथों में ली हुई कुछ पर्सनल थिंग्स, लड़कियों के इनर्स, खुशी की तरफ बढ़ा दी, जिसके साथ ही एक झटके में अगले ही पल कमरे में एक थप्पड़ की गूंज उठी। यह सब इतना जल्दी हुआ कि डेविल को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला और अगले ही पल उसका चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। वह हैरानी से अपने गाल पर हाथ रखकर शॉकिंग कंडीशन में खड़ा था जब खुशी उसके हाथ से गर्म पानी फेंक कर उसके सीने पर धक्का देकर लगभग रोते हुए बोली, पड़ गई कलेजे को ठंडक? लूट लिया मेरा सब कुछ? सेटिस्फाई हो गई तुम्हारी हवस? तो क्यों जिंदा छोड़ दिया मुझे? मार क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं ख़त्म कर दिया मुझे? यही तो चाहते थे ना तुम, मेरी पवित्रता को मुझसे छीनना, अपनी हवस को पूरा करना। तुम इतने गिरे हुए हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे तुम तो इन नरभक्षियों से भी ज़्यादा गए गुजरे हो। कम से कम यह लोग किसी को मारकर अपनी भूख मिटाते हैं, लेकिन तुम छीन लिया मेरा सब कुछ, बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। खुशी अचानक ही फूट फूट कर रोने लगी और फ्लोर पर बैठ गई जब उसके इस एक्शन पर डेविल होश में आया
और खुशी को अपनी डार्क काली आंखों से घूरने लगा और एक झटके में घुटनों के बल बैठकर खुशी के बालों को अपनी मुट्ठी में दबा लेता है। आ की दर्द भरी आवाज के साथ खुशी तड़फ उठी और अपने बालों से डेविल की पकड़ को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अब उसका चेहरा थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ था जब डेविल गुस्से से दांत पीसते हुए अपने एक एक शब्द चबा चबा कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? समझती क्या हो खुद को? तुम जानती भी हो तुमने किसको मारने की कोशिश की है? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी और इसी वक्त, हाँ बहुत बेहतर ढंग से जानती हूँ तुम कौन हो। तुम निहायत ही घटिया और गिरे हुए इंसान हो जो एक औरत को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करना चाहते हो क्योंकि उससे अपनी हवस कंट्रोल नहीं हुई। उसने उस औरत का फ़ायदा सिर्फ इसलिए उठाया क्योंकि वह नशे में थी। वह उसकी हरकत का ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती थी। तुम एक हवसी भेड़िया हो जो सिर्फ मांस की चिथड़ों को खाना चाहते हो, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जिंदा है या मर गया। वह सिर्फ अपनी भूख मिटाना चाहता है। तुम में और एक जानवर में कोई फर्क नहीं है। दोनों ही भूखे हैं, दरिंदे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जानवर ने किसी का शिकार किया अपनी भूख मिटाने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि वह मजबूर है। उसे कुदरत ने ऐसा ही बनाया है। लेकिन तुमने मेरी पवित्रता को अपने पैरों तले रौंद दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आखिरकार तुमने अपनी भूख मिटा ही ली। खुशी रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। वह अंदर ही अंदर तड़फ रही थी, लगभग कई मौतें मर रही थी। तो वहीं डेविल की नज़र भी उसकी आंखों से बह रहे आंसुओं पर थी। न जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू देखकर उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन खुशी की बातें डेविल के तन बदन में आग लगाने के लिए काफ़ी थी। वह गुस्से से उबलने लगा था, उसका पारा हाई हो रहा था। हाँ, यह सच है जो हरकत खुशी ने की। अगर किसी ने इसका ख्याल भी अपने दिमाग में लाया होता तो शायद अब तक डेविल उसे 4 बार मौत के घाट उतार चुका होता। लेकिन यह लड़की सिर्फ उसे गालियां ही नहीं बल्कि थप्पड़ मारकर भी अब तक जिंदा थी। हाँ, यह लड़की उसके लिए स्पेशल थी, लेकिन क्या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर थी? शायद नहीं। उसने खुशी के बालों पर अपनी पकड़ कस गुस्से से उसे घूरते हुए अपने एक एक शब्द को चबा चबा कर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर खुशी के पैरों तले जमीन निकल गई और उसकी हालत मौत से भी बेहतर हो गई। वह एकदम से जमीन पर गिर गई और खुशी अभी रो ही रही थी कि तभी डेविल गुस्से में खुशी के बालों पर यूं ही अपनी पकड़ कसते हुए बोला, हाँ मैं आया था तुम्हारे करीब, बहुत करीब। तुम रात भर मेरी बाहों में थी, मेरे आगोश में। लेकिन इसमें मेरा अकेले का खोट नहीं है, बल्कि तुमने भी मेरा पूरा साथ दिया। रात भर तुमने मेरे नीचे मौन किया। तुम्हें भले ही याद नहीं, पर मुझे अच्छे से याद है किस तरह तुम मुझे ले लेकर आवाज़ निकाल रही थी। सो इंटेंस एंड रोमांटिक। इसीलिए तुम अकेले इसका इल्ज़ाम मुझ पर नहीं लगा सकती, बल्कि इसमें तुम भी बराबर की हिस्सेदार हो। और सिर्फ हिस्सेदारी ही नहीं हो, बल्कि डेविल बड़ी ही बेशर्मी के साथ उसके कानों के पास झुककर अपनी सांस छोड़ते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोला, इसकी शुरुआत तुमने ही की थी, लेकिन क्लाइमैक्स पर मैंने पहुंचाया था। सच, कल की रात बहुत हसीन थी, इतना कि मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। सच, तुम बेड पर बहुत वाइल्ड हो जाती हो। आई रियली लाइक इट बेबी गर्ल। आई होप तुम्हारी कमर का दर्द अब तक ठीक हो गया होगा, कहकर डेविल ने धीरे से खुशी के बालों से अपने हाथ रिलीज किए। तो वहीं खुशी उसकी बेशर्मी भरी बातों को सुनकर कुछ पल के लिए तो मानो अपने कानों पर यकीन ही नहीं कर पाई। उसकी आंखों से आंसू बहना बंद हो गए और वह पत्थर की मूर्त बनी जमीन को ही निहार रही थी। क्या सचमुच इस आदमी ने उसके साथ हर मर्यादा को लांघ दिया? क्या सचमुच उसके आंसू के अलावा भी किसी ने उसे छुआ? क्या सचमुच शरीर पर सिर्फ उसके अक्सों के नहीं बल्कि किसी और की भी निशानियां हैं? इसका मतलब अब वह अशुद्ध हो चुकी है। उसकी पवित्रता किसी ने भंग कर दी और उसने उसे रोका भी नहीं। यह सब होने से पहले वह मर क्यों नहीं गई? यह ख्याल ही अब उसे पागल कर रहे थे। उसने कानों में डेविल की बातें गूंज रही थी, तो वहीं डेविल उसके चेहरे के इस रिएक्शन पर धीरे से एक कदम पीछे हुआ और गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए दिल ही दिल में खुद से बोला, तुमने मुझ पर हाथ उठाकर बिल्कुल ठीक नहीं किया बेबी गर्ल। हाँ, यह सच है, हम दोनों के बीच रात को कोई भी मर्यादा भंग नहीं हुई, लेकिन तुम्हारी हरकतें, आज के बाद तुम मेरे साथ कोई भी बदतमीजी करने से पहले 100 बार सोचोगी। अब तक बहुत सॉफ्ट रह चुका हूँ मैं तुम्हारे साथ, लेकिन अब तुम्हें भी मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। डेविल अपने आप से ही बातें कर रहा था
और उसकी नज़र खुशी पर ही टिकी हुई थी, जो कि फ्लोर पर किसी लाश की तरह बैठी हुई बिना किसी एक्सप्रेशन बेजान सी पड़ी थी। जब कमरे का दरवाज़ा खुला और 2-3 औरतें कमरे के अंदर दाखिल हुई, जिनमें वह बूढ़ी औरत और 2 जवान लड़कियां थीं। नरभक्षी होने के बावजूद यह औरतें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। कमरे के अंदर आते ही दोनों जवान लड़कियों की नज़र सामने खड़े डेविल पर गई, जो कि अनजाने चेहरे के साथ ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम लग रहा था। उसकी मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग बॉडी, जिस पर उसने फिलहाल सिर्फ एक टी-शर्ट पहना हुआ था, लोअर बॉडी में एक ब्लैक पैंट, खूबसूरत काले बाल जो कि उसकी आंखों तक झूल रहे थे, जिसे वह अपनी उंगलियों से धीरे से पीछे करते हुए सामने खड़ी लड़कियों को घूरते हुए बोला, अगर अपनी आंखों से प्यार नहीं है तो बेशक इनका इस्तेमाल मुझे घूरने के लिए करो। और डेविल की ठंड वॉइस को सुनकर वह दोनों लड़कियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह घबराकर अपनी नज़र नीचे कर लेती हैं। माफ़ कीजिएगा सरदार, वह बूढ़ी औरत जल्दी से खुशी को कंधे से पकड़कर खड़ा करती है। चलिए सरदारनी। खुशी बेजान पुतले की तरह उन लोगों के साथ खड़ी हो गई और वह लोग उसे अपने साथ ले जाने लगे, जब डेविल ने पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, और हाँ, बहुत नाजुक है मेरी जान, इसका अच्छे से ख्याल रखना और जल्दी इन्हें मेरे पास लेकर आओ। रात भर की मेहनत से यह काफ़ी थक गई होंगी। सी रियली नीड ए गुड रेस्ट। डेविल अपने आंखों पर मिस्टीरियस स्माइल लिए एक नज़र खुशी को देख बोला, जाओ जान और जल्दी मेरे पास आना। वह क्या है ना, कल रात की खूबसूरत रात के बाद अब तुम्हारे बिना सुकून ही नहीं मिल रहा, तुम समझ रही हो ना। इतना कहकर वह धीरे से सरकास्टिक मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। वह जाने अनजाने खुशी के दिल पर बार बार वार कर रहा था। कहीं ना कहीं वह अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहा था। खुशी ने जिस तरह उसके साथ बदतमीजी की, उसे थप्पड़ मारा, यह बात उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। वह चाहकर भी खुशी को शारीरिक चोट नहीं पहुंचा सकता था, भले ही वह कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। न जाने क्यों इस लड़की का दर्द उसे तकलीफ देता था। वह बस थोड़ी देर खुशी को परेशान करना चाहता था, बिना यह जाने कि वह कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है। अब डेविल के इशारे पर वह लोग खुशी को कंधे से पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी, तो वहीं डेविल की डार्क नीली नज़र, जो कि ब्लैक लेंस के पीछे छुपी हुई थी, उन सभी की हाथों को बुरी तरह घूर रहे थे, क्योंकि उन तीनों लेडीज़ के, जो कि खुशी के कंधे पर तो कुछ उसकी कमर पर थे, वह उसे अपनी बाहों का सहारा दिए अपने साथ ले जाने लगी। खुशी भी किसी कठपुतली की तरह उनके साथ जा रही थी। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। बस कानों में डेविल के शब्द गूंज रहे थे। वह रात भर उसकी बाहों में थी। दोनों ने अपनी मर्यादा क्रॉस की है। कल की रात बहुत हसीन थी। खुशी ने उसका पूरा साथ दिया। बस इन शब्दों के साथ ही खुशी कब उस छोटी सी झोपड़ी से बाहर चले गई, उसे पता ही नहीं चला। तो वहीं डेविल अपने हाथों की मुट्ठी कसे हुए बस उन आदिवासी लड़कियों के हाथों को घूर रहा था। न जाने क्यों उसे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि वह लोग या कोई भी खुशी को छुए। उसे अपने अंदर एक अजीब सी तड़फ और गुस्सा महसूस हो रहा था, लेकिन जल्द ही उसने अपने ख्यालों को झटका, क्योंकि फिलहाल इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। खुशी के जाते ही डेविल की नज़र फ्लोर पर पड़े हुए इनर्स पर गई, जो वहाँ किसी ट्रैवलर के बैग से बड़ी मुश्किल से अरेंज करके लाया था। इन्हें अपनी डार्क आंखों से घूरते हुए डेविल धीरे से पंजों के बल बैठ और वह ड्रेस उठाकर अपनी मुट्ठी में कसते हुए बोला, पता नहीं क्यों, लेकिन इंसान के अलावा इस तरह से तुम्हारे जिस्म पर इन कपड़ों का छूना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। पता नहीं क्या जादू है तुम में, जो हर गुजरते वक्त के साथ मैं पागल हो रहा हूँ। जिस तरह की बदतमीजी तुमने मेरे साथ की है ना बेबी गर्ल, अगर यह किसी और ने की होती तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं उसका क्या हाल करता। उस इंसान के ऊपर उसकी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि मौत भी भारी पड़ती, लेकिन तुम्हें चाहकर भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा। लेकिन तुम्हें बिना सजा दिए छोड़ भी तो नहीं सकता। बस इसीलिए एक छोटा सा झूठ बोला है, जो 100% तो नहीं पर थोड़ा थोड़ा तो झूठ है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, तुम्हारे शरीर पर जख्म बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए सोचा थोड़ा दिल और दिमाग पर दे दूं। वैसे माना कि यह सच आज झूठ है, पर बहुत जल्द मैं इसे सच बना दूंगा। कहते हुए डेविल के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल खिल गई। यह स्माइल खुशी के एहसासों और चाहत की थी, लेकिन शायद डेविल को बहुत जल्द यह एहसास होने वाला था कि उसने जो भी कहा यह उसकी ज़िंदगी की कितनी बड़ी भूल थी। शायद उसे अपनी बेवकूफ़ी पर पछताना भी पड़े। वहीं दूसरी तरफ खुशी को वह लोग अपने साथ एक बाथ एरिया के तरफ लेकर आए, जहाँ एक नदी बह रही थी। ताज़ा पानी उस नदी से निकल रहा था।
हालांकि यह नहाने के लिए बिल्कुल फ्रेश और हेल्दी था, लेकिन इसके बावजूद न जाने डेविल के दिमाग में क्या आया। उसने नदी के पास ही खुशी के लिए गर्म पानी का अरेंजमेंट करवाया था। कहीं उसे इन्फेक्शन ना हो जाए, वह बीमार ना हो जाए। इन्हीं ख्यालों से वह खुद को बचा नहीं पाया और तभी वह औरतें खुशी को नदी के किनारे बैठाकर उसकी बॉडी से उसके कपड़े रिमूव करने लगी और उसे डेविल के बताए हुए तरीके से चारों तरफ से पर्दे के बीच घेर कर अपने हाथों से नहलाने लगी कि तभी उसकी बॉडी पर मौजूद रात भर के वाइल्ड निशानों को देखकर वह लड़कियां खिलखिलाकर हंसने लगी। वह अपनी जंगली भाषा में आपस में ही कुछ बातें कर रही थी और खुशी से मजाक करने लगी थी। हालांकि खुशी को ना तो उनकी बातें सुनाई दे रही थी और ना ही उनकी भाषा समझ में आ रही थी, लेकिन उन लोगों के चेहरे की मुस्कान साफ बता रही थी कि वह खुशी और डेविल के वाइल्ड मोमेंट का जिक्र करके हंस रही थी। डेविल ने भले ही उसके साथ अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की थी, जिसके बारे में सिर्फ उसे मालूम था, लेकिन खुशी की बॉडी पर मौजूद निशान उसकी शिद्दत की चीख चीख कर गवाही दे रहे थे। और तभी एक लड़की जो कि उन लोगों के साथ ही मौजूद थी, उसने इंग्लिश में खुशी से कहा, यस इट इज़ ट्रू दैट सरदार लव्स यू वेरी मच। जिस तरह वह आपको देखते हैं, जिस तरह वह कल आपके लिए पागल हो गए थे, जिस तरह उन्होंने एक ही झटके में लगभग यह पूरा कबीला ख़त्म ही कर दिया, यह इस बात को जाहिर करता है कि वह आपसे सचमुच बहुत प्यार करते हैं। मैं भी कुछ महीने पहले इस जंगल में सफारी के लिए आई थी, अपनी वाइल्ड लाइफ स्टडी और बायोग्राफी के लिए, पर अफसोस न जाने कहाँ से मेरी टीम इन लोगों के हाथ लग गई और इन लोगों ने उनके साथ भी वही किया जो वह सबके साथ करते हैं। उन्हें मेरे ही सामने जिंदा जला दिया। उन लोगों में एक मेरा हस्बैंड भी था। उस वक्त मैं 3 मंथ की प्रेग्नेंट थी, लेकिन यह लोग हार्टलेस हैं, इन्हें किसी के दर्द से फ़र्क नहीं पड़ता। और तभी ग्रुप के सरदार की नज़र मुझ पर भी पड़ी थी। उसका दिल आ गया था मुझ पर, इसीलिए उसने मुझसे शादी कर ली। मौत के डर से और अपने पेट में पनप रहे अपने अनजन्मे बच्चे को बचाने के लिए मैंने भी इस बात पर ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं किया। वैसे भी मैं अकेली औरत और कर भी क्या सकती थी। ज़िंदगी जीने के लिए मैं इस लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मेरे लिए लड़ने वाला कोई नहीं था। लेकिन इसके बावजूद पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता था कि एक दिन कोई आएगा और दर्द, तकलीफ़, एक डरावनी खौफनाक ज़िंदगी और उससे भी ज़्यादा डरावनी मौत से कोई आज़ादी दिलवाएगा। जो हाल मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड और मेरे दोस्तों का हुआ, उसका सिलसिला कहीं जाकर तो रुकेगा। सच कहूँ तो आप लोग हमारे लिए एक फरिश्ते की तरह हो, जिसने हमें ना ही सिर्फ इस डरावनी ज़िंदगी से आज़ाद किया है, बल्कि सरदार ने मुझसे वादा किया है कि वह मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे ताकि मैं इस जंगल से बाहर निकल सकूं। सच में आप लोगों का जितना एहसान मानो वह कम है। मेरे ही जैसी और भी न जाने कितनी ही लड़कियां यहाँ कैद हैं, जिन्हें फाइनली अब आज़ादी मिल जाएगी। कहते हुए वह लड़की अपने दुख और दर्द इंग्लिश लैंग्वेज में खुशी के साथ बांट रही थी और वह जंगली लड़कियाँ उसकी बात समझ नहीं पा रही थी, लेकिन खुशी तो जैसे उसे कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उसकी नज़रों में जो इंसान उन सभी का फरिश्ता था, वह उसकी ज़िंदगी का शैतान बन चुका था। थोड़ी ही देर में उन लोगों ने खुशी को बात दे दिया कि तभी डेविल खुशी के लिए अपने हाथों में कपड़े लिए बिना किसी शर्म और झिझक के उस तरफ ही आया और एक किनारे पर खड़ा होकर उन लोगों को आवाज़ देते हुए बोला, सुनो, यह कपड़े सरदारनी के लिए हैं, उन्हें पहना दो। अचानक डेविल की आवाज़ सुनकर तीनों औरतों का ध्यान किनारे पर गया, जहां डेविल खड़ा खुशी को ही देख रहा था। हालांकि खुशी एक पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। बैठे होने के कारण उसकी सिर्फ हल्की हल्की पीठ और झलक ही डेविल को नजर आ रही थी, लेकिन खुशी की सिर्फ एक झलक से ही डेविल की बॉडी एक बार फिर रिएक्ट करने लगी थी। वह झटके से अपना चेहरा पीछे कर लेता है जब एक लड़की जल्दी से उसके सामने आई और सर झुकाकर वह कपड़े लेने का इशारा करती है। न जाने क्यों डेविल उस लड़की से टच भी नहीं होना चाहता था, इसीलिए कपड़ा उछालकर उसे कमांड देकर बोला, सरदारनी को रेडी करो, उन्हें मैं खुद लेकर जाऊंगा। यह सुनकर लड़की जल्दी से वहां से चली गई। कुछ ही देर में उन्होंने खुशी को कपड़ा पहनाकर रेडी कर दिया था। अब खुशी के बदन पर एक बहुत ही खूबसूरत येलो शर्ट और डेनिम की शॉर्ट्स थे। यह शायद किसी ट्रैवलर के कपड़े होंगे जो इन नरभक्षियों द्वारा हासिल किए गए बैग में मौजूद थे। और अब खुशी, जो हमेशा की अपनी सादगी के बावजूद डेविल के दिल में तहलका मचा देती थी, वह तो बस उसे ऊपर से नीचे तक देखता ही रह गया। हालांकि उसने पहले भी खुशी को इससे भी ज़्यादा शॉर्ट और सेक्सी ड्रेस में देखा था, या यूं कहें उसके बदन के हर एक इंच से वाकिफ था। खुशी को वेस्टर्न ड्रेस में देखना उसके लिए काफ़ी अनोखा एहसास था। वह अपना दिल थामे
बदहवास से खुशी की तरफ अपना कदम बढ़ा देता है। सच तो यह था कि खुशी उसे हर रूप में अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। ना जाने उसके अंदर क्या कशिश थी, डेविल ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचा चला जाता था। उसके सामने जाते ही उसका एगो, उसका घमंड, गुस्सा और कोल्डनेस लगभग छूमंतर हो जाती थी और सिर्फ एक ही मोड ऑन रहता था, नोटी ठरकी का, जिसकी ठरक सिर्फ खुशी को देखकर ही एक्टिव होती थी। इस वक्त भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। डेविल नदी किनारे खड़ा खुशी का इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे ही उन औरतों ने वह पर्दा हटाया जो डेविल और खुशी के बीच दीवार बनी हुई थी, डेविल की धड़कन तेज हो गई। अभी अभी गर्म पानी से नहाए होने के कारण खुशी के गोरे रंग पर सुर्ख लाल रंग की पर चढ़ने लगी थी। उसके गाल टमाटर की तरह लाल और गुलाबी होठ रसीले लग रहे थे। गीले बाल जिससे पानी टपक टपक कर उसकी टी शर्ट को हल्का गीला कर रहे थे, जिन्हें देखते ही डेविल की सांस भारी हो रही थी। अब डेविल धीरे से खुशी के सामने आया तो वह औरतें वहां से जाने को हुई कि तभी डेविल की नज़र खुशी के गीले बालों पर गई, जिसे देखते ही वह गुस्से से उन औरतों पर घूरते हुए बोला, अंधी हो क्या, नज़र नहीं आता? यह क्या किया तुम लोगों ने? मेरी जान के गीले बालों को सुखाया नहीं? अगर उसे सर्दी हो गई तो किसी काम के नहीं हो तुम लोग। डेविल एक झटके में एक लड़की के हाथ से टॉवल छीन लेता है और जल्दी जल्दी खुशी के बालों को टॉवल से ड्राई करने लगा। उसके गुस्से को देखकर उन औरतों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह घबराकर कुछ बोलने ही वाली थी जब, माफ़ कीजिएगा सरदार, वह हम लोग दफ़ा हो जाओ यहाँ से और जाकर खाने की तैयारी करो। इतना कहकर डेविल बिना किसी वार्निंग के खुशी को एक झटके में अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। तो वहीं उसके गुस्से भरी कमांड को सुनकर वह औरतें सर पर पैर रखकर भागी। तो वहीं डेविल की नज़र लगातार खुशी पर टिकी हुई थी। वह उसे अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में लिए हुए आगे की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, जान एक बात कहूँ, तुम सचमुच बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें देखकर तो कोई भी पागल हो जाए। अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारा पति तुम्हें जान क्यों कहता है और वह तुम्हारे लिए इस हद तक पजेसिव क्यों है कि तुम पर किसी की नज़र भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सच, तुम कीमती खजाना हो जिसे खुले में छोड़ा नहीं जा सकता। तुम्हारे पीछे तुम्हारे पति ही क्या, मैं भी पागल हो जाऊं। तुम जानती हो तुम्हें देखकर कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं मेरे दिल में। प्लीज़ जानने की कोशिश मत करना, वरना शायद मुझसे नज़र भी ना मिला पाओ। सच, बहुत वाइल्ड होने का दिल कर रहा है तुम्हारे साथ। तुम जानती हो, अब तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा इस जंगल से बाहर निकलने का। डर है कहीं तुम यहाँ से निकलकर मुझसे दूर जाने की कोशिश ना करो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम डेविल का वह रूप देखोगी जो तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। तुम जानती हो मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट फ़ैसला लिया है और वह फ़ैसला यह है कि यहाँ से जाने के बाद, ना अभी नहीं, यह तो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम कुछ खा लो। आई नो तुम इस वक्त काफ़ी वीक फील कर रही होगी, और हो भी क्यों ना, डेविल को झेलना इतना आसान थोड़ी है। लेकिन अब तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी, क्योंकि अब मैं तुमसे किसी भी कीमत पर दूर नहीं होने वाला। यह बात तुम समझ लो तो बेहतर होगा। कहकर डेविल के होठों पर एक तिरछी मुस्कान थी। वह भी खुशी से बातें कर ही रहा था जब उसकी नज़र खुशी पर पथराई आंखों पर गई, जिन्हें देखते ही उसे एक सेकंड के लिए अपने अंदर एक दर्द और घबराहट का एहसास हुआ, क्योंकि खुशी उसकी किसी भी बात पर कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। और यह देखते ही उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वह धीरे से खुशी के गाल पर किस करते हुए बोला, जान तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? प्लीज़ अब इतना शर्माने या ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अरे मैं तुम्हारे साथ जो किया है वह नॉर्मल है, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लूँगा, तुम फिक्र मत करो। अब चलो एक बार मुस्कुरा भी दो। अच्छा चलो ठीक है, गालियाँ ही दे दो, तुम्हारे होठों से तो वह भी अच्छी लगती हैं। आई नो इस वक्त एक से बढ़कर एक गालियाँ होंगी तुम्हारे दिल में मेरे लिए। तुम्हें शर्माने या हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे खुलकर गालियाँ दे सकती हो, इतना हक तो तुम्हारा भी बनता है। यू नो व्हाट, तुम्हें यह जानकर खुशी होनी चाहिए कि इस डेविल ने जो भी हक आज तक तुम्हें दिए हैं वह किसी के पास नहीं है। आज तक डेविल पर और उससे जुड़ी हर चीज़ पर सिर्फ तुम्हारा हक है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अपनी चीज़ें किसी के साथ भी शेयर करने की आदत ही नहीं है। कोई उन्हें देख भी ले तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है, लेकिन मेरे साथ यह पहली बार हो रहा है कि मैं अपनी कोई चीज़ किसी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, इनफैक्ट खुद को भी। यू आर रियली वेरी स्पेशल फॉर मी माई जान। तुम सोच रही होगी मैं तुम्हें जान क्यों कह रहा हूँ, तो इसका जवाब है मैं खुद नहीं जानता, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ मेरा दिल करता है मैं तुम्हें इस नाम से पुकारूँ। इस शब्द में कुछ ज़्यादा ही अपनापन है।
ऐसा लगता है जैसे यह शब्द सिर्फ मेरे होठों के लिए बना है, जिसका जिक्र तुमसे जुड़ा है। हाँ, कहने को तो बेबी गर्ल भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो बात जान में है वह किसी और में कहाँ। इसीलिए अब मैं सोच रहा हूँ, मैं अब से तुम्हें जान कहकर ही पुकारूंगा। कैसा लगा आइडिया? तुम्हें तो यह नाम बहुत पसंद है, राइट? हाँ, जानता हूँ तुम्हारा वह स्टूपिड हस्बैंड, जिसे तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं, वह तुम्हें इस नाम से पुकारता है। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। आज से तुम्हें इस नाम से सिर्फ मैं पुकारूंगा, और गलती से भी किसी और ने यह शब्द इस्तेमाल किया, देन आई स्वेयर आई विल किल दैट बास्टर्ड। ओनली आई हैव राइट टू कॉल यू दिस नेम। अंडरस्टैंड जान? ऑफ कोर्स यू आर। इतनी नादान तो नहीं हो तुम। आई होप कि डेविल क्या है, तुम अब तक जान ही गई होगी, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी जान जाओगी। वैसे भी काफ़ी लंबा वक्त है तुम्हारे पास, क्योंकि अब तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना है ना? बाय द वे, तुम बहुत आकर्षक लग रही हो। तुम ही बताओ, क्या तुम्हें सचमुच लगता है मैं इतना बेवकूफ़ हूँ जो इस खजाने को अपने हाथ से जाने दूँ? कभी भी नहीं। मैं नहीं जानता तुम्हारे अंदर वह कौन सी कशिश है जो मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करती है, तुम्हारी तरफ खींचती है, लेकिन अब मैं इतना जानता हूँ कि मुझे वह चाहिए, और किसी भी कीमत पर चाहिए, जिसे हासिल करने के लिए अब मैं हर दायरे को पार करूँगा। इसके लिए अगर मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने पड़े फिर भी करूँगा, लेकिन तुम्हें तो अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है, तुम मेरे साथ बिना कोई ड्रामा किए चलोगी। मैंने फैसला लिया है, अब तुम्हें मेरे साथ रहना है, हमेशा हमेशा के लिए। वैसे भी तुम्हारी जान को बाहर दुश्मनों से खतरा है, और मैं तुम्हें किसी भी खतरे में नहीं देख सकता। अब तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है, जिसे मैं ज़रूर पूरी करूँगा। आफ्टर ऑल यू आर माई, राइट? ओ जान, कैन आई किस योर लिप्स? मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ, यह भी कोई पूछने वाली बात है? ऑफ कोर्स आई कैन, क्योंकि जब तुम मेरी हो तो तुम्हारे होठ भी तो मेरे ही हुए ना। कहते हुए डेविल के होठों पर एक बार फिर एक तिरछी स्माइल थी, लेकिन इसके साथ ही उसकी आंखों में खुशी के लिए एक बार फिर वही चाहत और चमक रही थी। वह लगातार खुशी से बात करते हुए अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। इसके साथ ही उसकी नज़र तो न जाने कब से खुशी के गुलाबी होठों पर टिकी हुई थी। खुशी जो कि उसके गोद में ब्राइडल स्टाइल में थी, उसके हाथ अपने पेट पर थे और सर झूला हुआ था। उसने इतनी देर में एक सेकंड के लिए भी अपनी पलक नहीं झपकाई थी, लेकिन डेविल जो यह सोचकर रिलैक्स था कि खुशी उसे नाराज़ है, इसीलिए ना तो उसकी बातों का जवाब दे रही है और ना ही उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। वो धीरे से उसके होठों को चूमने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा, तो वहीं खुशी भी इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती। उसे ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करते हुए देखकर डेविल को अच्छा लग रहा था। शायद उसने भी डेविल को एक्सेप्ट कर लिया था, और अब डेविल ही उसकी किस्मत है, यह उसने मान लिया था। डेविल बस उसके होठों को चूमने ही वाला था जब अचानक ही नरभक्षियों के कबीले में गोलियां चलने की आवाज़ आने लगी, जिसे सुनते ही डेविल की नज़र खुशी से हटकर सामने की तरफ गई, जहाँ कई सारे सिक्योरिटी गार्ड और फॉरेस्ट टीम तेजी से नरभक्षी के कबीले में हर एक झोपड़ी को देख रहे थे। इस वक्त वह लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, और यह नज़ारा देखते ही डेविल की आंखें छोटी हो गई। वह गुस्से से दांत पीसते हुए उन लोगों को ध्यान से देख रहा था और बोला, अब यह कौन है और इनका यहाँ आने का क्या मकसद है? अब डेविल की नज़र अपनी बाहों में मौजूद खुशी पर गई, जिसे देखते ही उसने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और फैसला लिया कि उसे इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना, क्योंकि अगर वह चाहे तो इन लोगों के साथ फाइटिंग करके जीत भी सकता है, लेकिन खुशी को छोड़कर वह अपना ध्यान अब कहीं नहीं भटकाना चाहता था। वह नहीं चाहता था उसके कारण खुशी मुसीबत में पड़ जाए, इसीलिए वह प्यार से उसके माथे पर किस करके खुशी को जंगल में ही एक पेड़ के नीचे बैठाकर बोला, जान मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम बस यह थोड़ी देर के लिए रुको। मैं किसी तरह कबीले में जाकर हमारी ज़रूरत के सामान वाला बैग ले आता हूँ। रास्ते के लिए खाना भी लेना होगा, क्योंकि तुम्हें भूख लगी होगी, तो तुम बस मेरा इंतज़ार करना। मैं यूँ गया और यूँ आया, अंडरस्टैंड? इतना कहकर वह खुशी को बैठाकर वहाँ से जाने लगा। जब कुछ कदम चलते ही उसके पैर रुक गए और वह दोबारा खुशी की तरफ पलटकर देखकर बोला, जान मेरा इंतज़ार करना और कहीं मत जाना, वरना। डेविल उसे एक वार्निंग लुक देकर तेजी से वहाँ से निकल गया। तो वहीं खुशी अभी भी पत्थर की मूर्ति बनी पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। तो वहीं दूसरी तरफ डेविल तेजी से छुप छुप कर नरभक्षी लोगों के कबीले में आया कि तभी उसने ध्यान से उस टीम को देखा। उसने नोटिस किया यह टीम उसने पहले कभी नहीं देखी थी। इन लोगों के कपड़े, बात करने का तरीका और स्टाइल सब कुछ अलग था। वह भी अपने दिमाग पर जोर देते हुए उन लोगों के बारे में सोच रहा था
कि तभी वह अपना ख्याल झटक कर जल्दी से झोपड़ी के अंदर चला गया और अपना बैग लेकर वहां से निकलने ही वाला था जब पीछे से एक आदमी ने उसे अपनी गन पॉइंट पर लेकर कहा, कौन हो तुम? अपने हाथ ऊपर कर लो वरना गोली मार दूंगा। यहाँ हम एक लड़की को ढूंढ रहे हैं, खुशी अक्सर जिंदल, जानते हो उसे? खुशी अक्सर जिंदल क्यों ढूंढ रहे हो तुम लोग उसे? क्योंकि ख़त्म करने के ऑर्डर हैं हमारे पास। बताओ, देखा है तुमने? और सिक्योरिटी गार्ड के मुंह से यह शब्द सुनते ही डेविल का पारा गुस्से से हाई हो गया। वह तुरंत अपने दांत पीसते हुए गुस्से से बोला, किसके कहने पर? किसने दिए तुम लोगों को यह ऑर्डर? शट अप, हम तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझते। चुपचाप लड़की का पता बताओ वरना। और इससे पहले वह सिक्योरिटी गार्ड आगे कुछ कहता, एक झटके में ही उसकी आंखें बाहर और उस जिस्म से जुदा हो चुकी थी, क्योंकि डेविल ने काफ़ी फास्ट तरीके से किसी शैतान की तरह उसके मुंह में हाथ डालकर उसकी जुबान खींचकर बाहर तक निकाल दी थी और गुस्से से धाड़कर बोला, डेविल अपनी जान का जिक्र भी अपनी जुबान से करने का हक किसी को नहीं देता, और तूने तो उसे मारने की बात कही। ख़त्म कर दूंगा मैं उस हर शख्स को जिनके ख्यालों में भी मेरी जान का अक्स आता है। अब तक तो तुम लोगों को छोड़ना चाहता था, लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। एक को चुन चुन कर मारूंगा। सॉरी जान, शायद तुम्हारा इंतज़ार कुछ सेकंड और लंबा हो जाए। वह क्या है ना, कुछ ज़रूरी काम ख़त्म करना है। इतना कहते हुए डेविल के होठों पर एक ईविल स्माइल और आंखों में खौफ था। सॉरी जान, शायद तुम्हारा इंतज़ार कुछ सेकंड और लंबा हो जाए। वह क्या है ना, कुछ ज़रूरी काम ख़त्म करना है। इतना कहते हुए डेविल के होठों पर एक ईविल स्माइल और आंखों में शैतानियत थी। और तभी कुछ लोग तेज़ी से अपने हाथों में हथियार लिए उस कमरे में पहुंचे, लेकिन अगले ही पल सामने का नज़ारा देखकर वह एक्शन में आते हुए डेविल को अपनी बंदूक से फायर करने ही वाले थे, जब उनसे पहले ही डेविल ने उन्हें अपना शिकार बना लिया और तेज़ी से उनके गले को ऐसे काट दिया जैसे कोई चिकन काटता हो। इस वक्त डेविल के चेहरे पर एक्सप्रेशन का नामो निशान नहीं था। आवा तेजी से बाहर की तरफ दौड़ा और रास्ते में जो भी आ रहा था उसे गाजर मूली की तरह काट रहा था, तो कभी उसकी गर्दन तोड़ रहा था। डेविल के लिए यह मैटर बिल्कुल भी नहीं करता था कि उसके हाथ में हथियार है या नहीं, क्योंकि उसकी फाइटिंग स्किल इतनी ज़्यादा एडवांस थी कि वह मटर के दाने से भी किसी की जान ले सकता था। वह अनएक्सपेक्टेड तरीके से एक पत्ते से भी किसी को मार सकता था। इस वक्त उसके एक हाथ में AK-47 राइफल तो दूसरे हाथ में एक धारदार खंजर था। और कुछ ही देर में वहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा था कि जो दुश्मन आर्मी अब तक दूसरे लोगों के जिस्म से बड़ी ही बेदर्दी से उनके सांसें अलग कर रहे थे, सिर्फ उन लोगों को दर्दनाक मौत ही नहीं दे रहे थे, बल्कि कई सैनिक तो यहाँ दरिंदगी पर उतर आए थे। वह नरभक्षी कबीले की औरतों, यहाँ तक कि बच्चों को देखकर उन पर भी अपनी नीयत गंदी कर चुके थे। इन लोगों के लिए औरत, मर्द और बच्चों में कोई फर्क ही नहीं था। यह सैनिक छोटी छोटी आंखों वाले छोटे कद के साथ काफ़ी शार्प और तेज तरार थे। कोई भी उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को देखकर डिसाइड कर ही नहीं पा रहा था कि वह सभी इतने खतरनाक होंगे। यह काफ़ी हद तक चीनी की तरह नजर आ रहे थे। डेविल सभी को मारते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था कि तभी उसकी नज़र इस कबीले के असली बूढ़े सरदार की लाश पर गई, जिसके पेट को चीरकर उसकी पसलियां बाहर निकली हुई थी। यह नज़ारा इतना ज़्यादा खतरनाक था, कैसे देखते ही किसी को भी उल्टी आ जाए। लेकिन डेविल एक नज़र देख तेजी से आगे बढ़ा, जब अचानक ही उसके कर्म के किसी बच्चे के रोने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। एक औरत भी दर्द से तड़फ रही थी। यह आवाज़ सुनते ही डेविल के कदम एक झोपड़ी के अंदर मुड़ गए। उसने जैसे ही कमरे के अंदर जाकर देखा तो एक लगभग चाइनीज जैसा दिखने वाला 5 फुट का आदमी एक औरत के साथ बदतमीजी कर रहा था, और उसके ठीक सामने लगभग 4-5 साल का बच्चा अपनी माँ को छोड़ने के लिए जोर जोर से रो रहा था, चिल्ला रहा था, उन्हें गालियां दे रहा था। लेकिन उन लोगों को तो जैसे माँ और बेटे की वह तड़फ सुनकर और भी ज़्यादा खुशी हो रही थी। वह चीनी आदमी कमरे में अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ 2 लोग और थे, जिनमें से एक ने बच्चे को पकड़ रखा था और दूसरा वीडियो फोटोज बना रहा था। यह नज़ारा देखकर किसी को भी इंसानियत पर शर्म आ जाए। वह लोग खुशी से हंस रहे थे, बच्चों को उसकी माँ को परेशान कर रहे थे और चीनी में गंदी गंदी बातें कर रहे थे। यह लोग सचमुच इंसान की खाल में दरिंदे थे। डेविल ने यह नोटिस भी नहीं किया। वह वही इंग्लिश औरत थी जो थोड़ी देर पहले नदी किनारे खुशी से अपना दर्द बांट रही थी।
वह खुद को छुड़ाने के लिए रो रही थी, चिल्ला रही थी कि तभी अचानक ही किसी ने उसके ऊपर मौजूद चीनी के सर के बीचों बीच गन से शूट किया और एक झटके में वह चीनी दर्द से तड़पते हुए फ्लोर पर गिर गया। उसके खून के छींटे उस औरत के चेहरे पर चले गए। वह घबराकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। इससे पहले वह या उसका बच्चा कुछ समझते, दोनों चाइनीज एक झटके में अपने होश में आकर डेविल के ऊपर अटैक करने वाले थे। लेकिन डेविल बिना किसी हेसिटेशन उन लोगों को मौका दिए बेदर्दी के साथ उन्हें भी मौत के घाट उतार देता है। यह नज़ारा इतना खतरनाक था कि वह छोटा बच्चा घबराकर तुरंत अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन डेविल को तो जैसे उसके प्रेजेंट से कोई मतलब ही नहीं था। जहां वह और जल्दी से घबराकर फटे पुराने कपड़ों से ही अपने बदन को ढकने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू, चेहरे पर थप्पड़ के निशान, बिखरे हुए बाल और बेजान सी हालत इस बात को साबित कर रहे थे कि वह इस वक्त कितनी बड़ी मुसीबत में है। कहीं ना कहीं वह अपनी आंखों में चमक लिए थैंकफुल नज़रों से डेविल को देख रही थी और तभी वह अपनी आंखों में आंसू लिए भराई हुई आवाज़ में अपने इंग्लिश लैंग्वेज में बोली, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए। इससे पहले वह अपनी बात कंप्लीट करती, डेविल उसे इस तरह इग्नोर करके चला गया जैसे वह यहाँ मौजूद ही नहीं है। ऐसा नहीं था कि उसके दिल में उस औरत के लिए थोड़ी भी सिंपैथी आई हो, यह उसके चेहरे के एक्सप्रेशन में थोड़े भी बदलाव आए हों। जी हाँ, यह इंसान सिर्फ नाम का ही नहीं बल्कि सचमुच का डेविल था। इसे ना तो किसी की अच्छाई से फ़र्क पड़ता था, ना ही बुराई से। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि यहाँ कोई औरतों और बच्चों के साथ कितना जुल्म हो रहा था। वह तो बस इन दुश्मनों को इसलिए ख़त्म कर रहा था क्योंकि उनका टारगेट उसकी जान थी, उसकी बेबी गर्ल थी। और न जाने क्यों वह यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। डेविल बिना किसी एक्सप्रेशन या फीलिंग के वहाँ से निकल गया। अब वह तेजी से दूसरी तरफ गया जहाँ बाकी लोगों के साथ जुल्म हो रहे थे, लेकिन वह किसी पर भी ध्यान नहीं देता, बस अपने काम और टारगेट को कंप्लीट करना चाहता था। काफ़ी देर तक सबको मारने के बाद जब उसे एहसास हुआ कि दुश्मन लगभग ख़त्म हो चुके हैं, उसने एक झटके में एक चीनी का गला पकड़ लिया और उसे उसकी ही भाषा में पूछा, एक बार पूछूंगा, अगर जान प्यारी है तो बताओ, किसने भेजा है तुम्हें? किसके लिए काम करते हो? क्यों मारना चाहते हो खुशी अक्सर जिंदल को? आई डोंट नो, वी आर जस्ट फॉलो हिज कमांड्स, वी हैव नॉट, देन गो टू हेल, कहकर डेविल ने एक झटके में उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया। जहां एक तरफ डेविल तेजी से उन लोगों को ख़त्म कर रहा था तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र और कबीर की टीम राजीव और एंथोनी के साथ मिलकर चारों दिशाओं में घूम घूम कर खुशी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और तभी अचानक एंथोनी की नज़र पेड़ के नीचे बेसुध सी हालत में बैठी हुई खुशी पर गई और वह एकदम से चिल्ला उठा, क्वीन! और कुछ ही देर में कुछ सिक्योरिटी गार्ड कंधे पर एक स्ट्रेचर लिए खुशी को उसी पर सुलाकर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तो वहीं एंथोनी ने बाकी दिशाओं में पहले अपनी टीम को इन्फॉर्म कर दिया, जिसे सुनते ही सभी लोगों के चेहरे पर एक सुकून और होठों पर मुस्कान आ गई। अब वह लोग जंगल से बाहर की तरफ भागे। कुछ ही देर में वह लोग जंगल के एक पहाड़ी और थोड़े खुले से मैदान में थे, जहां से आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर ने उन लोगों को रेस्क्यू किया। कुछ घंटे बाद खुशी एक एयर एम्बुलेंस में बेड पर बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर की टीम आसमान में ही उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे और उनसे जो बन पड़ रहा था कर रहे थे। यहाँ खास तौर से सभी फीमेल डॉक्टर ही थी। तो वहीं रुद्र, एंथोनी, कबीर और राजीव कमरे से बाहर परेशानी से इधर उधर चक्कर लगा रहे थे कि तभी रुद्र, जो इस वक्त निकिता से फ़ोन पर बात कर रहा था, फ़ोन की दूसरी तरफ से निकिता खुश होकर आंखों में आंसू लिए बोली, सच खुशी मिल गई रुद्र, राम जी का लाख लाख शुक्र है, उसे कुछ नहीं हुआ, वह सही सलामत है। रुद्र कहाँ है खुशी? प्लीज़ मेरी उससे बात कराइए ना, उसे देखने के लिए, उससे बात करने के लिए मेरा दिल बहुत बेचैन है। और यह सुनते ही रुद्र के चेहरे पर थोड़े परेशानी भरे एक्सप्रेशन आए, लेकिन फिर वह स्माइल करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, खुशी बहुत ही थक गई है। जंगल में अकेले सरवाइव करना इतना आसान नहीं था, इसीलिए तुम उससे बाद में बात कर लेना। रुद्र ने इतना कहा ही था जब अचानक ही रुद्र के पीछे तेजी से एंथोनी ने आते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, डॉक्टर बाहर आ गए हैं। और वह यह सुनते ही रुद्र एक झटके में अपनी जगह से उठा कि तभी फ़ोन पर दूसरी तरफ मौजूद निकिता थोड़ा कन्फ्यूज होकर हड़बड़ाते हुए बोली, डॉक्टर? रुद्र, क्या अभी अभी एंथोनी ने डॉक्टर कहा? क्यों, किसे क्या हुआ है? खुशी, रुद्र मेरी खुशी, वह ठीक तो है ना? निकिता पैनिक करने लगी थी। उसकी आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे थे जब रुद्र थोड़ा परेशान होते हुए थोड़ी देर पहले की बात को याद कर रहा था।
जब कुछ घंटे पहले उसकी बात अर्जुन बजाज से फोन लाइन पर हुई थी। उन्होंने बताया था कि निकिता खुशी की टेंशन के मारे ठीक से खाना पीना नहीं खा रही, जिसके कारण उसे पैनिक अटैक आ गया। उसे नॉर्मल करने के लिए उन्होंने उसे इंजेक्शन दिए थे। उसका बीपी भी काफ़ी हद तक कम था और इस वक्त उसे सलाइन चढ़ रहा था। इनफैक्ट वह इस वक्त अपने बेड पर ही मौजूद थी और क्योंकि अभी उसे अपने बच्चे अद्रव के साथ साथ खुशी के बच्चे अंश को भी संभालना था, रुद्र फिलहाल निकिता को कोई भी टेंशन नहीं देना चाहता था। वह जानता था निकिता खुशी को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव और केयरिंग है। वह उसके लिए दोस्त नहीं बल्कि बहन थी। इन बातों को याद करके रुद्र एक गहरी सांस लेते हुए निकिता को शांत करते हुए बोला, रिलैक्स स्वीटहार्ट, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। जंगल में रहने के कारण खुशी काफ़ी वीक हो गई थी। उसके पैरों और हाथों में थोड़ी बहुत खरोच थी और कहीं उसे कोई इन्फेक्शन ना हो, हम लोगों ने एहतियात के तौर पर डॉक्टर को बुलाया है। अच्छा, फिलहाल तुम फ़ोन रखो और बच्चों के साथ साथ अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। हम मुंबई पहुंचकर बात करते हैं, ओके? हाँ ठीक है, आप खुशी का ख्याल रखना, कहकर निकिता एक चैन की सांस लेकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है। तो वहीं रुद्र की परेशान नज़र एंथोनी की तरफ थी, जहाँ एंथोनी जल्दी से बाहर की तरफ खामोशी से चला गया। रुद्र इस वक्त अपने कैबिन में मौजूद था। वह खुशी के कमरे के बाहर आया, जहाँ कबीर डॉक्टर से डिस्कशन कर रहा था। अब रुद्र ने परेशान होकर पूछा, डॉक्टर कैसी है खुशी? सब कुछ ठीक तो है? और यह सुनकर डॉक्टर ने जो बताया, उन लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो वहीं दूसरी तरफ डेविल दुश्मनों को ख़त्म करके तेज़ी से उस तरफ भागा जहाँ वह खुशी को छोड़कर गया था। ओ डेविल, इतना वक्त हो गया। आई होप बेबी कल मुझसे ज़्यादा नाराज़ ना हो या फिर उसी जगह मौजूद हो। मुझे उसे छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। जंगली इलाका है और वह इतनी नाजुक सी है, पता नहीं किसी जंगली जानवर ने। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डेविल अपने आप से बातें करते हुए जल्दी से उस पेड़ के नीचे पहुंचा जहां वह खुशी को बिठा कर गया था और वहां पहुंचते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि खुशी वहां थी ही नहीं। अब वह आसपास खुशी को ढूंढने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, खुशी का नाम पुकारने लगा, बेबी गर्ल, क्या तुम यहाँ हो? जान, तुम मुझे सुन रही हो? मेरे सामने आओ। देखो, छुपने की या भागने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह जंगली इलाका है, यहाँ बहुत खतरा है। मेरे पास आओ, तुम अकेले सरवाइव नहीं कर पाओगी। डेविल इधर उधर भागते हुए खुशी को जोर जोर से आवाज़ दे रहा था, लेकिन जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि अब खुशी उसे दूर जा चुकी है और अब तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक ही सचमुच डेविल की तरह हो गए थे। उसका चेहरा इतना ज़्यादा डार्क था कि अगर कोई उसे इस हालत में देख लेता तो सचमुच डर के मारे अपनी जान दे देता। उसके हाथों की मुट्ठी कस गई थी, दहकते अंगारे जैसी नीली आंखें जो ब्लैक लेंस में कवर थी, बदन पर जगह जगह गहरे जख्म और चोट के निशान जिनसे खून बह रहा था, जगह जगह से फटी हुई शर्ट जो खून से लाल हो चुकी थी, हाथों से लेकर चेहरे, दिमाग और गले के आसपास की नसें उभर कर बाहर तक आ रही थी। उसकी कनपट्टी की नसें फूल रही थी। वह गुस्से से लगभग दहाड़ कर हलक के बल चीख कर बोला, बेबी गर्ल, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। धरती के चाहे किसी भी कोने में तुम क्यों ना छुप जाओ, आसमान में बस जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूँगा, हासिल करके रहूँगा। एंड दैट इज माई प्रोमिस टू यू। आई स्वेयर यू वॉन्ट बी एबल टू लीव मी। इतना कहकर डेविल किसी पागल और सनकी की तरह लग रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र परेशानी से अपने माथे पर हाथ रख कर बैठा था। कबीर, एंथोनी और राजीव शौक में अपनी जगह खड़े थे और डॉक्टर को हैरानी से देख रहे थे। बट यह आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? आर यू श्योर अबाउट दैट, हाउ इट इज़ पॉसिबल? यस मिस्टर कपूर, आई एम डेफिनेटली श्योर। योर क्वीन हैज़ सफरिंग विद ब्रेन अटैक। उनकी कंडीशन जांचने के बाद जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, उन्हें किसी चीज़ का सदमा लगा है, या यूँ कहें वह जिंदा तो है पर शायद जिंदा नहीं। जी, आप कैसी बकवास कर रही हैं डॉक्टर? भला इसका क्या मतलब हुआ? आप उन्हें ठीक से चेक कीजिए, आखिर उनके ब्रेन में ऐसा भी क्या हुआ जो... देखिए मिस्टर रुद्र प्रताप सिंघानिया, फिलहाल हम लोग फ्लाइट में हैं और यहाँ मौजूद इंस्ट्रूमेंट से मुझे जितना बन पड़ा मैंने किया, लेकिन फाइनल रिजल्ट अभी बाकी है और जब तक हम किसी अस्पताल में इनके दिमाग के कुछ टेस्ट नहीं कर लेते, फिलहाल कुछ भी क्लियरली कह पाना मुश्किल है। यह बातें मैंने अपनी जांच और एक्सपीरियंस के दौरान पर कही है, तो बस आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चली गई और अब रुद्र, एंथोनी, कबीर और राजीव चारों बुरी तरह परेशान थे। अब तो उन लोगों को खुशी के लिए चिंता हो रही थी। रुद्र परेशानी से अपने सर पर हाथ मारते हुए बोला,
अब मैं निकिता और उससे भी ज़्यादा उस मासूम नन्हे अंश से क्या कहूँगा, जिसकी आंखों में हर पल अपनी माँ का इंतजार है। भगवान, यह कैसी परीक्षा है। तकलीफ़ों का यह सफ़र ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। ऐसा लगता है जैसे जिंदल परिवार की खुशियों को किसी की नज़र लग गई है, या ब्लैक डेविल के आज तक के किए बुरे कर्मों की सजा मासूम खुशी भुगत रही है। प्लीज़ भगवान, प्लीज़ अब बंद कर दो परीक्षाओं का यह सफ़र। बहुत बर्दाश्त कर लिया खुशी ने, अब और नहीं। जहाँ एक तरफ रुद्र परेशान था, तो वहीं खुशी अब तक अपने प्राइवेट कैबिन में बेहोश पड़ी थी। उसके बदन काफ़ी हद तक चोट लगी हुई थी, जिसे फिलहाल डॉक्टर की टीम ने ट्रीट कर दिया था। उसके कपड़े भी बदले जा चुके थे, लेकिन दिमाग का जख्म वह कैसे ठीक होगा। कुछ घंटे बाद खुशी की फ़्लाइट हिंदुस्तान लैंड करती है, जहाँ दुनिया के सबसे बड़े और फेमस हॉस्पिटल द बजाज हॉस्पिटल में खुशी का कई टेस्ट हो रहे थे। खुशी MRI स्कैन से गुजर रही थी, तो वहीं उसके ठीक सामने एक बड़े से कांच के मिरर विंडो के दूसरी तरफ खड़े एशिया के नंबर 1 न्यूरोलॉजिस्ट और हार्ट सर्जन अर्जुन बजाज, उम्र लगभग 30 साल, अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लिए सीने पर हाथ बांधे डॉक्टर के गेटअप में लगातार खुशी को देख रहे थे। तो वहीं उनके ठीक बगल में खड़े एंथोनी ने कहा, मिस्टर बजाज, किसी भी कीमत पर हमारी क्वीन को होश में ले आइए। हम लोग वैसे ही किंग के जाने से मानो अनाथ से हो गए हैं, और अब क्वीन का यह हाल, यह सिर्फ उनकी काली दुनिया की सल्तनत के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी फैमिली के लिए भी काफ़ी बड़ा है। वह छोटा सा बच्चा मास्टर अंश, वह तो अभी इन सब चीज़ों को समझ ही नहीं सकते। एक तरफ उनके पिता उनके पास नहीं है, और अब माँ का यह हाल, वह बच्चा कैसे रहेगा। एंथोनी की बात सुनकर अर्जुन बजाज आंखों में गंभीरता लिए खुशी के ऊपर ही नज़र बनाए हुए बोला, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा एंथोनी। आप अच्छे से जानते हैं यह सिर्फ मेरे लिए कोई केस नहीं है, बल्कि मेरे दोस्त के लिए मेरी दोस्ती और वफादारी भी है। खुशी आप लोगों के लिए शायद आपकी क्वीन होगी, पर मेरे लिए मेरे दोस्त की मोहब्बत है, उसकी ज़िंदगी है। मैं अच्छे से जानता हूँ वह कितना प्यार करता है खुशी को। अब बस रिपोर्ट आने का इंतज़ार है। उम्मीद करूँगा लेडी डॉक्टर ने आप लोगों से जिस बारे में जिक्र किया था, ऐसी कोई समस्या सामने ना आए। और अभी थोड़ी देर बाद सर्जन अर्जुन बजाज परेशानी से अपने कैबिन में चक्कर काट रहे थे। इस वक्त उनके हाथ में कुछ रिपोर्ट थी, जिसे देखने के बाद उनके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही नजर आ रही थी। तभी कैबिन का दरवाज़ा खुला, जहां उनके सामने रुद्र, एंथोनी, राजीव और कबीर कपूर थे। मिस्टर बजाज, क्या आया है खुशी की रिपोर्ट में? वह कोई भी मूवमेंट क्यों नहीं कर रही, नहीं किसी से बात कर रही है, और ना ही हमारी तरफ देख रही है। अब सर्जन अर्जुन बजाज कुछ रिपोर्ट देखकर परेशान होते हुए बोले, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम समझ सकता हूं मिस्टर सिंघानिया, और अब मुझे आप लोगों से बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि खुशी का दिमाग ब्लॉक हो चुका है। यानी जैसा कि लेडी डॉक्टर ने बताया था, वह जिंदा तो है, पर जिंदा नहीं। उसका दिमाग अपने आप में एक्टिव है, और शायद वह किसी लूप में फंस गया है। ऐसी कोई तो बात है जो उसके दिमाग में बार बार चल रही है, यह इसके बारे में वह बार बार सोच रही है। मतलब हम कुछ समझ नहीं पा रहे डॉक्टर, प्लीज़ साफ साफ कहिए। ठीक है, मैं बताता हूँ, आप लोग मेरे साथ चलिए। इतना कहकर अर्जुन बजाज उन लोगों को एक बड़े से कमरे में लेकर आए, जहाँ चारों तरफ अजीब अजीब टीवी जैसी दिखने वाली स्क्रीन लगी हुई थी, और उस पर दिमाग की बड़ी बड़ी छवि नज़र आ रही थी। अब मिस्टर बजाज ने अपने हाथ में एक स्टिक लेकर उन लोगों को एक फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह खुशी के दिमाग के अलग अलग डायमेंशन से लिए गए स्कैनिंग है। दिमाग का यह हिस्सा हमारी सोच और समझ को कंट्रोल करता है। जब इंसान किसी बात को सोचता है, तो ब्रेन के इस हिस्से में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, जो कि हो रही है। हैरानी वाली बात यह है कि यह अभी भी लगातार मूव कर रहा है, जबकि खुशी के पास इस वक्त कोई भी नहीं है। यानी वह किसी से बात नहीं कर रही, फिर भी दिमाग का इस तरह से मूवमेंट करना यह जाहिर करता है कि वह अपने ही ख्यालों की दुनिया में गुम है। शायद कोई बात है जो उसे बहुत परेशान कर रही है, या यूं कहे वो कंटिन्यू लगातार एक ही बात पर अटकी हुई है। उसका ब्रेन अपनी पूरी पावर सिर्फ उस बात के लिए ही वेस्ट कर रहा है, और दिमाग के बाकी हिस्से बिल्कुल शांत हो चुके हैं। इसे हम कोमा की एक अलग ही स्टेज कह सकते हैं, जिससे उन्हें बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। हाँ तो कुछ कीजिए ना डॉक्टर, आप इतने बड़े सर्जन हैं, हमने सुना है आप अपने पेशेंट को मौत के मुंह से भी बाहर निकाल लाते हैं, बड़े बड़े इम्पॉसिबल काम भी कर चुके हैं। आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बस किसी तरह हमारी क्वीन को, कहते हुए राजीव की आवाज़ में एक फिक्र थी।
अब उसकी बात को सुनकर मिस्टर बजाज ने कहा, बात पैसों की नहीं है राजीव, बल्कि खुशी की कंडीशन की है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फिलहाल खुशी के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यह ऑपरेशन से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि एक तरह से साइकोलॉजिकल अटैक है। इसे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। आप लोगों को पेशेंस से काम लेना होगा। फिलहाल एक्सक्यूज मी कहकर मिस्टर बजाज वहाँ से चले गए। और अब रुद्र बेचारा, उसके लिए हर पल मुश्किल होता जा रहा था कि तभी उसका मोबाइल फ़ोन रिंग करता है और फ़ोन पर फ्लैश हो रहा नंबर को देखकर और भी ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि निकिता उसे लगातार कॉल कर रही थी। अब उसे समझ नहीं आया कि वह निकिता को खुशी की कंडीशन के बारे में कैसे बताए, क्योंकि वह तो आरती की थाल सजाए हुए बड़ी ही उम्मीद के साथ बार बार खुशी के आने का इंतजार कर रही थी। रुद्र अभी परेशानी से खड़ा ही था जब कबीर ने धीरे से रुद्र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, आई थिंक आपके घर जाना चाहिए। अब सिर्फ आप ही हैं जो फिलहाल उस घर को और उससे भी ज़्यादा अपनी बीवी को संभाल सकते हैं, क्योंकि हम उनसे ज़्यादा देर तक सच्चाई नहीं छुपा सकते। तुम सही कह रहे हो कबीर, मुझे निकिता को सच बताना ही होगा। बस उम्मीद करूंगा वह इस सिचुएशन को हैंडल कर ले। इतना कहकर उसने धीरे से पलटकर राजीव, एंथोनी और कबीर की तरफ देखते हुए कहा, एंथोनी, आप कबीर के साथ यहाँ सब कुछ हैंडल कीजिए। और राजीव, हम अपने बिजनेस और माफिया वर्ल्ड को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। हमारी जरा सी लापरवाही दुश्मनों को एक्टिव कर सकती है और उन्हें हम पर हमला करने का मौका दे सकती है। वैसे भी विवान खन्ना खामोश नहीं बैठेगा, उसे हैंडल करने का कोई परमानेंट इलाज ढूंढना होगा। तो आप ऑफिस चले जाइए। ठीक है मिस्टर सिंघानिया, लेकिन प्लीज़ क्वीन की अपडेट आप लोग मुझे भी दे दीजिएगा। इतना कहकर राजीव वहाँ से चले गए और तभी कबीर, जो कि अब तक खामोश था और लगातार अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा था, कुछ सोचते हुए बोला, मिस्टर सिंघानिया, आपने एक बात नोटिस की? खुशी दी हमें जिस कंडीशन में मिली थी, मैंने उन्हें काफ़ी हद तक ऑब्जर्व किया था, शायद आपने भी किया हो। उनके बदन पर कुछ ही देर पहले चेंज किए हुए कपड़े थे। बदन और बाल काफ़ी हद तक गीले थे। वह काफ़ी फ्रेश भी लग रही थी और जैसा कि उनके पैरों की हालत थी, उसमें ना तो कोई भी स्लीपर थी और ना ही किसी तरह की मिट्टी लगी हुई थी। क्या आपको यह कुछ अटपटा नहीं लग रहा? मतलब हम कुछ समझे नहीं कबीर। यह बात तो हमने भी नोटिस की, लेकिन इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए मिस्टर सिंघानिया, आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सही हूँ या गलत, पर जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन रहती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे खुशी दी वहाँ अकेले नहीं थी, बल्कि कोई तो था जो उनके साथ था, उनका हद से ज़्यादा ख्याल रख रहा था। और वह कोई नाजुक सी लड़की तो बिल्कुल नहीं हो सकती, बल्कि ज़रूर कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला मर्द ही रहा होगा। कबीर, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? लड़की नहीं मर्द था, आपको इतना यकीन कैसे है? कहते हुए एंथोनी परेशानी से कबीर के सामने आया। जब कबीर ने गहरी सांस लेते हुए अपने मोबाइल की कुछ फ़ोटो उसे दिखाते हुए कहा, सबूत है मेरे पास और अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, वह जो कोई भी था डेफिनेटली एक मर्द ही था। सबसे पहली बात, वह काफ़ी फ्रेश और उनका बदन गीला लग रहा था, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर ने उनकी कंडीशन डिस्क्राइब किया है, यह हमने खुद देखा है। खुशी दी तो इस कंडीशन में है कि जिंदा है या मर गई, कोई ठीक से कह भी नहीं पा रहा। ऐसे में क्या आपको लगता है कि वह खुद ही बात लेकर आई होगी? उनके बालों से टपकता हुआ पानी, बदले हुए साफ कपड़े, पैरों में मिट्टी का नामो निशान नहीं, इस बात की ओर इशारा करता है कि वह इंसान उन्हें अपनी बाहों में लेकर जा रहा था, लेकिन अचानक किसी मजबूरी में उसने उन्हें वहीं बैठा दिया। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह फोटोग्राफ। आई होप आप लोग इस तरह के निशान को पहचान चुके होंगे। कबीर, यह तो जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। उनके कानों के पास, गले के पास और काफ़ी हद तक क्लीवेज और मौजूद यह निशान, कटे हुए होठ, यह लगभग काफ़ी ताज़ा नजर आ रहे थे, मानो कुछ घंटे पहले ही उनके साथ यह सब। कहते हुए कबीर एक गहरी सांस लेकर बोला, इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि वह इंसान उनके कितने करीब। कबीर, प्लीज़ अब आगे कुछ भी मत कहिए। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हमारी क्वीन की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है? क्या उस इंसान ने उनके साथ? क्या यही कारण है कि उन्हें इस बात का सदमा लगा है? कहते हुए रुद्र प्रताप सिंघानिया और एंथोनी लगभग अंदर ही अंदर टूट रहे थे। क्या उनकी कवीन को वह ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए? क्या उनकी कवीन ने वह दरिंदगी झेली है जो किसी भी औरत के लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नासूर होता है? अगर ऐसा है तो उन लोगों को डूबकर मर जाना चाहिए।
एंथोनी गुस्से में अचानक ही अपनी पिस्तौल निकालकर अपनी कनपट्टी के ऊपर रखता है और आंखें बंद कर खुद को शूट करने ही वाला था जब कबीर एक झटके में उसे रोकता है। एंथोनी, यह आप क्या कर रहे हैं? स्टॉप इट! यह क्या पागलपन है? आपका दिमाग तो ठीक है। छोड़ दीजिए मुझे मिस्टर कबीर। मैं खुद को ख़त्म कर लेना चाहता हूँ। अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। हमने किंग और उनसे जुड़े लोगों को वफादारी में उनकी सिक्योरिटी के लिए अपनी जान तक देने की कसम खाई थी, जिसमें हम पूरी तरह नाकामयाब हुए। पहले तो वह विवान खन्ना, जिसे हम अब तक कुछ बिगाड़ नहीं पाए, ऊपर से हमारी क्वीन की यह कंडीशन। हम फेल हो गए मिस्टर कबीर, हम फेल हो गए। किसी काम के नहीं हैं हम। हमें सचमुच जीने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर एंथोनी की आंखों में आंसू थे। वह सचमुच टूट कर बिखर रहा था। हालांकि एंथोनी और अक्षत के सभी भरोसेमंद लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और हार्ड हार्टेड थे। उन्हें रुलाना तो दूर की बात, उनके माथे पर परेशानी की लकीर लाना भी किसी के लिए इम्पॉसिबल था। लेकिन आज उन लोगों की हालत खराब हो रही थी। पहले तो वह अपने किंग को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए और आज उनका भरोसा भी उन लोगों ने खो दिया। अक्षत ने पूरे भरोसे से अपनी फैमिली की जिम्मेदारी एंथोनी, रुद्र, शिवाय और राजीव के ऊपर छोड़ी थी, लेकिन वह लोग उसके भरोसे को कायम नहीं रख पाए। एंथोनी गिल्ट से मरा जा रहा था। आखिर वह उस वक्त कहाँ था जिस वक्त उसकी क्वीन इस हादसे को झेल रही थी? उसने क्यों नहीं बचाया उन्हें? यह सवाल एंथोनी का दिल उससे कर रहा था। और इस बात को सुनकर कबीर ने कहा, एंथोनी, आप परेशान मत होइए। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जैसा आप सोच रहे हैं। हाँ, यह सच है, भले ही आपकी क्वीन के बदन पर यह निशान है, लेकिन यह भी सच है कि आपकी क्वीन अब तक बेदाग है। कुछ गलत नहीं हुआ है उनके साथ। और यह सुनते ही एंथोनी और रुद्र हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर कबीर? हम कुछ समझे नहीं। और यह सुनकर कबीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अभी बताता हूँ। इतना कहकर कबीर ने उन लोगों को अपनी जेब से निकालकर एक रिपोर्ट दिखाई और बताया, यह खुशी दी की मेडिकल रिपोर्ट है जो मैंने लेडी डॉक्टर को कहकर स्पेशल बनवाई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। गलत नहीं हुआ है? यह आप कैसे कह सकते हैं कबीर, जबकि खुशी की बॉडी के निशान और उसकी यह कंडीशन साफ साफ बता रही है कि उसके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो, हाँ, कुछ ना कुछ हुआ है, पर वह नहीं हुआ जो नज़र आ रहा है। वह आज भी गंगा की तरह पवित्र है। शायद यह पूरी तरह मुमकिन है कि वह इंसान जो कोई भी था, वह उनके करीब आकर न जाने कैसे, लेकिन खुद को रोक चुका था। और एक बात जानकर आप लोगों को हैरानी होगी, खुशी दीदी के बदन पर जबरदस्ती जैसे कोई भी निशान नहीं है। यानी आपके कहने का मतलब है खुशी ने उस इंसान से खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की? आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं कबीर? आपके कहने का मतलब हम समझ नहीं पा रहे। या तो उस इंसान ने खुशी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, जिसका शौक खुशी को लगा है और वह इस कंडीशन में पहुंच गई है, या हो सकता है उस इंसान ने खुशी की पहले से ही इस कंडीशन का फ़ायदा उठाया था, क्योंकि खुशी एजे के अलावा अपने करीब किसी और को आने दे, इस बात पर हम कभी यकीन नहीं करेंगे। करने की ज़रूरत भी नहीं है मिस्टर सिंघानिया, लेकिन अब मुझे लगता है हमें उस इंसान के बारे में जानने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि खुशी दी की इस कंडीशन और शौक का कारण क्या है। शायद हम उनके इलाज को बेहतर ढंग से करवा सकें। आप समझ रहे हैं ना? शायद आप सही कह रहे हैं कबीर, और हो सकता है वह इंसान अब तक इस जंगल में मौजूद हो। हमें जल्द से जल्द उस तक पहुंचना होगा। मैं अभी अफ्रीका में मौजूद अपनी टीम को इन्फॉर्म करता हूं और उन लोगों को दोबारा उस जंगल में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर सिंघानिया, क्योंकि उसकी तलाश मेरी टीम दोबारा पहले ही शुरू हो चुकी है। बस अब तो उम्मीद है कि वह जल्द से जल्द हमें मिल जाए। और कबीर की बात को सुनकर रुद्र पूरी तरह हैरान थे। उन्होंने कबीर से कहा, मान गए कबीर, आप सचमुच बहुत फास्ट हैं। क्या करें, होना पड़ता है। माफिया लोगों में स्लो लोगों की जगह नहीं होती ना। वहीं दूसरी तरफ डेविल भी आग बबूला होते हुए जंगल से निकल चुका था और बिना वक्त गवाए फ़ोन कॉल के जरिए किसी के साथ कांटेक्ट करता है। हेलो, डेविल बोल रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे एक औरत की इन्फॉर्मेशन चाहिए। वह इस वक्त कहाँ है और किसके साथ है, जल्द से जल्द जानना है। वह दुनिया के चाहे किसी भी कोने में क्यों ना छुपी हो, मुझसे बचकर नहीं जा सकती, अंडरस्टैंड? और हाँ, मेरे बाहर निकलने का इंतजाम करो, मुझे वापस हिंदुस्तान जाना है। इतना कहकर डेविल ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और कुछ घंटे बाद वह इंडिया की फ़्लाइट में था। इस वक्त उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से भरे
डार्क एक्सप्रेशन थे। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान जिंदल विला निकिता का दोबारा रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि रुद्र ने उसे खुशी के बारे में सब कुछ बता दिया था और यह जानकर कि उसकी खुशी कोमा में है, वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो वहीं रुद्र को निकिता की टेंशन हो रही थी, क्योंकि उसके पास अब 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी। ऊपर से टेंशन के कारण निकिता की तबीयत भी आजकल ठीक नहीं थी, उसे चक्कर आ जाते थे, लेकिन फिर भी रुद्र उसे पूरी तरह संभालने की कोशिश कर रहा था। निक्की स्वीट हार्ट, संभालो खुद को, यह सिचुएशन कमज़ोर पड़ने की नहीं है, बल्कि खुद को मजबूत दिखाने का है, क्योंकि अब हमारे अध्रव के साथ अंश की जिम्मेदारी काफ़ी हद तक तुम पर आ गई है। ऊपर से खुशी का ख्याल भी तो तुम्हें ही रखना है। तुम इस तरह रो रो कर खुद को भी बीमार कर लोगी, लेकिन इस वक्त तुम्हें हेल्दी रहना ज़रूरी है। प्लीज़ समझने की कोशिश करो। निकिता रुद्र की बात को बहुत अच्छे से समझ रही थी, पर क्या करे, उसे अपनी दोस्त की फिक्र थी। मैं कैसे ना रोऊं रुद्र, मेरे होते हुए मेरी दोस्त को इतना कुछ फेस करना पड़ रहा है और मैं हूँ कि रुद्र प्लीज़ मुझे खुशी के पास ले चलिए। अगर मैं यहाँ रहूँगी तो उसके बारे में सोच सोच कर मेरी हालत और ख़राब हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना? और रुद्र अच्छे से जानता था निकिता को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए वह उसके साथ बहस नहीं करता और उसे अपने साथ अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी ही देर में वह लोग अंश और अध्रव के साथ अस्पताल के लिए निकल गए। राजीव की पत्नी सोना ने भी उन लोगों को ज्वाइन किया। सिवाय को जब खुशी की कंडीशन के बारे में पता चला, वह अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर उन लोगों को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन निकिता के समझाने पर वह उनके साथ नहीं गया, क्योंकि डिलीवरी के बाद गौरी को कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गए थे और क्योंकि उसकी सर्जरी थोड़ी मुश्किल थी, उसे प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत थी। किसी भी तरह का टेंशन उसके लिए अच्छा नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ रूही को भी खुशी की बहुत चिंता हो रही थी। वह भी रुद्र और निकिता के साथ हॉस्पिटल जाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि रूहान को स्कूल से लाने का वक्त हो गया था, ना चाहते हुए भी उसे वहां जाना पड़ा। वापस लौटने के बाद बहुत ही ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी के बीच उन लोगों ने रूहान को स्कूल भेजना डिसाइड किया था, क्योंकि वह उसकी स्टडी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे। घर का माहौल कुछ इस तरह था कि वह छोटे से बच्चे रूहान के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने देना चाहते थे। रूही 2 सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर गाड़ी के जरिए रोहन के स्कूल के बाहर खड़ी थी। आप लोग यहीं रुकिए, हम रूहान को लेकर आते हैं। ओके मैडम, कहकर रूही स्कूल के अंदर गई, जहां वह सभी पेरेंट्स की तरह अपने बच्चे के क्लास से बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। और तभी उसकी नज़र एक फीमेल पर गई और उसे देख वह उसके पास गई। हेलो मिसेस श्रीवास्तव, आप भी अपने बच्चे को लेने आई हैं? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। और रूही, हाँ वह दरअसल मैं कुछ दिनों से लीव पर थूँ, तो सोचा आज अपने बेटे को खुद ही स्कूल से पिक कर लूँ। वैसे तुम कैसी हो? और डॉक्टर समीर कहाँ है वह आजकल? बिना इन्फॉर्म किए ही कहीं चले गए। अरे हमारे हॉस्पिटल से कुछ गलती हो गई या किसी स्टाफ ने कुछ कहा है? देखो, अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो प्लीज़ उनसे कहना कि वह हम लोगों से इस बारे में डिस्कस करें। हमारा हॉस्पिटल उनसे माफ़ी मांगेगा। उनके जैसे काबिल और अच्छे डॉक्टर को हम लोग। समीर, यह आप कैसी बातें कर रही हैं मिसेस श्रीवास्तव? क्या उन्होंने अस्पताल छोड़ दिया है? कब? अरे तुम्हें नहीं पता? मुझे लगा तुम्हें पता होगा। वह दरअसल पिछले 20 दिनों से वह बिना बताए लीव पर हैं, नहीं अपना फ़ोन पिक कर रहे हैं और ना ही घर पर मिल रहे हैं। हमें लगा शायद तुम्हें पता होगा। देखो, अगर तुम्हारी उनसे बात हो तो प्लीज़ तुम हमारा मैसेज उन तक ज़रूर पहुंचा देना। हो सकता है उन्होंने कोई और हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया हो। जी, मैं इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचा दूंगी। इतना कहकर रूही थोड़ा परेशान थी और दिल ही दिल में बोली, आखिर समीर ने ऐसा क्यों किया होगा? कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे पता लगाना होगा, क्योंकि वह मेरे फ़ोन कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे। थोड़ी ही देर में रूहान आ चुका था। रूही उसे अपने साथ लेकर डायरेक्ट समीर के अपार्टमेंट में चली गई, जहां वह जैसे ही अपार्टमेंट के दरवाजे को छूती है, दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। दरवाज़ा खुला है, शायद समीर अंदर होंगे। इतना कहकर वह अपार्टमेंट के अंदर चली गई, क्योंकि रूहान को अपने स्कूल का होमवर्क करना था, ताकि घर जाकर वह अंश और अथर्व के साथ जी भरकर खेल सके। वह गाड़ी में ही होमवर्क करने लगा और उसने रूही के साथ जाने से इनकार कर दिया था, इसीलिए रूही अपार्टमेंट में अकेले ही आई थी। लेकिन अंदर जैसे ही दाखिल होती है, सामने का नज़ारा देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि चारों तरफ सामान टूटा फूटा और बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे अपार्टमेंट में भूकंप आया हो या किसी से हाथापाई हुई हो।
यह नज़ारा देखते ही रूही का दिल धक धक करने लगा और वह घबराते हुए खुद से बोली, यह समीर के अपार्टमेंट का यह हाल किसने किया? क्या यहाँ कोई चोरी हुई है? और समीर वह कहाँ है? या खुद कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं? रूही ने तुरंत समीर के नंबर को ट्राई किया तो उसका मोबाइल फ़ोन एक कमरे में बज रहा था। रूही ने उसे कमरे में जाकर देखा तो मोबाइल फ़ोन बेड के नीचे पड़ा हुआ था। यह देखते ही उसके कदम लड़खड़ाने लगे। उसने धीरे से मोबाइल फ़ोन उठाया। अब उसकी नज़र पूरे कमरे में घूम रही थी। उसने नोटिस किया कमरे में सभी कीमती सामान मौजूद हैं, यानी यहाँ चोरी तो नहीं हुई है। लेकिन जब चोरी नहीं हुई तो आखिर हुआ क्या है? ना जाने क्यों अब उसके दिमाग में सिर्फ अयान खान का ख्याल घूम रहा था। वह परेशान होकर अपने मुंह पर हाथ रखती है। या खुदा, कहीं वह जल्लाद अयान खान उसने समीर को... नहीं, अगर ऐसा हुआ तो समीर बहुत बड़ी मुसीबत में है। यह सोचकर ही रूही जल्दी से इस अपार्टमेंट से बाहर भागी। वह लिफ्ट में आकर जल्दी ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाते हुए बोली, हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा, क्योंकि अगर हमारा शक सही है और समीर अयान खान की कैद में है तो हम भी जल्दी ही मुसीबत में पड़ने वाले हैं। नहीं, बात सिर्फ हम तक होती तो हम बर्दाश्त भी कर लेते, लेकिन हमारा रूहान, हम किसी भी कीमत पर उसे जल्लाद के हाथ नहीं लगने देंगे। जिसका डर था वही हुआ। हमें मालूम है अब तक उसने रूहान के बारे में पता लगा लिया होगा। हमें कुछ करना होगा। गलती मेरी है, हमें यहाँ वापस आना ही नहीं चाहिए था। क्या करूँ? रूही की आंखों में आंसू आ रहे थे। अब वह जल्दी से ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच चुकी थी और गाड़ी की तरफ दौड़ी। यहाँ आते वक्त उसने एक बेवकूफ़ी की थी कि वह सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ लेकर नहीं आई थी, क्योंकि यह अपार्टमेंट एक वीवीआईपी अपार्टमेंट था। यहाँ पहले ही टाइट सिक्योरिटी थी। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। वह यहाँ बेफिक्र थी। अब वह जैसे ही पार्किंग एरिया में आई, सामने का नज़ारा देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया और उसने जोरदार चीख मारी। नहीं! रूही की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसके सामने उसके साथ आए हुए 4 सिक्योरिटी गार्ड, जिनमें 2 रूहान के भी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थे, मरे हुए पड़े थे। तो वहीं ड्राइवर की लाश भी ड्राइविंग सीट पर पड़ी हुई थी। उन लोगों के ऊपर किसी ने फायर किया था। चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। रूही के कदम तो अपनी ही जगह पर जम गए थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि इतना भयानक नज़ारा देखना काफ़ी नहीं था। जब गाड़ी के शीशे पर खून से लिखे हुए शब्द पर उसकी नज़र गई, बेटे और यार समीर को जिंदा देखना चाहती हो तो सामने ब्लैक कलर की गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। और इन शब्दों को पढ़ते ही उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वह समझ चुकी थी अब वह उस शैतान ने नहीं बचेगी। वह उस तक पहुंच गया है। ना चाहते हुए भी रूही रोते हुए उस गाड़ी में चली गई। थोड़ी ही देर बाद उसकी गाड़ी एक बहुत बड़ी फार्म हाउस पर आकर रुकी। वह जैसे ही गाड़ी से बाहर निकली, घबराहट में उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। वह गाड़ी उस फार्म हाउस छोड़कर वापस लौट गई। वहीं दूसरी तरफ निकिता और रुद्र खुशी से मिलने अस्पताल पहुंच चुके थे। निकिता को खुशी की हालत देखकर बहुत रोना आ रहा था। उसने खुशी को अंश से मिलवाने की कोशिश की ताकि अपने बच्चे को देखकर वह होश में आए, पर इसका कोई फायदा नहीं था। खुशी अभी भी कुछ खास रिएक्ट नहीं कर रही थी। डॉक्टर अर्जुन बजाज उसकी ट्रीटमेंट में अपना 100% दे रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ कबीर लगातार खुशी के साथ मौजूद जंगल वाले उस इंसान के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। हेलो, कुछ पता चला? सर, हमने आपके बताए हुए लोकेशन के बारे में आसपास तलाशी ली तो हमें वहाँ कोई इंसान नहीं मिला, पर हाँ, उस लोकेशन से कुछ ही दूरी पर एक कबीला मौजूद था, नरभक्षी लोगों का कबीला, जहाँ फॉरेस्ट रूल के मुताबिक किसी का भी जाना मना है। लेकिन आपके कहने पर हमने वहाँ भी छुपकर तलाशी ली तो हैरानी वाली बात है, वह कबीले के लगभग सभी मर्द मर चुके हैं और औरतों का भी रो रो कर बुरा हाल है। खबर मिली है वहाँ किसी चाइनीज सिक्योरिटी एजेंसी का हमला हुआ था और उन लोगों ने उन्हें ख़त्म किया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि उन चीनी लोग उसे मारने के बाद वह भी जिंदा नहीं, बल्कि सभी की लाशें वहाँ पड़ी हुई थी। बट यानी कि शिकार खुद शिकार हो गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम एक काम करो, उस कबीले की तलाशी लो और जानने की कोशिश करो क्या किया हुआ कैसे। हमने पहले ही पता लगा लिया है सर। कुछ औरतों का कहना है कि 2 दिन पहले उनके कबीले में एक औरत और एक मर्द आए थे। औरत को वह किडनैप करके लाए थे, जिस पर कबीले के सरदार का दिल आ गया और वह अपने रूल्स के मुताबिक उसे औरत से शादी करने वाला था। लेकिन अचानक ही वहाँ एक मर्द आया और वह खुद को डेविल कह रहा था
उसने उन लोगों की चुटकियों में मसल कर रख दिया, सभी मर्दों को ख़त्म कर दिया। वह बहुत क्रूअल था। यह सुनते ही कबीर के कान खड़े हो गए। वह तुरंत अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए खुद से बोला, औरत और मर्द, एक मिनट, मुझे यह बताओ, क्या वह लोग अब तक तुम्हारे साथ मौजूद हैं? यस सर। उन लोगों की हालत बहुत ख़राब है, तो गवर्नमेंट के फॉरेस्ट ऑफिसर उनकी हेल्प के लिए आए हैं। मैं भी कुछ ही दूरी पर मौजूद हूँ। वह लोग मेरी आंखों के सामने हैं। वेरी गुड, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, कहकर कबीर ने उन लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और कहा, मुझे जल्द से जल्द सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसीलिए यह काम हो जाना चाहिए। ओके? यस सर, काम हो जाएगा। इन्फॉर्मेटरी कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और लगभग 24 घंटे बाद कबीर कपूर एक बड़े से आलीशान बंगले में चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लिए एक आलीशान सोफे पर बैठा हुआ था और उसके ठीक सामने एक लड़की जो कि थोड़ी घबराई हुई नजर आ रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि वही इंग्लिश लड़की थी। इज्जत की रखवाली डेविल ने की थी और उसके ठीक बगल में वह बूढ़ी आदिवासी नरभक्षी औरत घबराए हुए बैठे हुए थे। कबीर खुशी की फोटो उन लोगों के ठीक सामने एक टेबल पर रखते हुए बोला, यह औरत, क्या इसे जानते हो या कहीं देखा है? सच सच बताना, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। अपने सामने खुशी की फोटो देखकर वह लड़की थोड़ी हैरान हुई, लेकिन वह अपना मुंह ही नहीं खोल रही थी। लेकिन बूढ़ी औरत अपनी जंगली भाषा में कुछ कहने लगी, जिसे उसके ठीक सामने खड़े ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट करके बताया। यह औरत हमारे कबीले में आई थी और उसके बाद एक आदमी इसके पीछे पीछे आया था, कहकर बूढ़ी औरत ने पूरी कहानी उन लोगों के सामने कह दी और आखिरी में रोते हुए बोली, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो उस औरत को लेकर आए। उसके कदम इतने अशुभ थे कि हमारा पूरा कबीला खत्म हो गया, सारे लोग मारे गए, हमारे बच्चे, पति। आप देखना, उसे औरत को भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। उसने हमें बर्बाद कर दिया, हमारा सब कुछ छीन लिया। मैं उसे बद्दुआ देती हूँ कि उसका भी सब कुछ। खबरदार, खबरदार, जो अपने गंदे मुंह से एक शब्द और निकाला, जुबान काट कर फेंक दूंगी तुम्हारी। यह शब्द अचानक ही हॉल में गूंज उठे तो वहीं कबीर, जो कि गुस्से से अपने गन निकाल चुका था उस बूढ़ी औरत को शूट करने के लिए, क्योंकि वह नहीं चाहता था उसकी जुबान से कोई भी बद्दुआ खुशी के लगे। आखिर उसने खुशी को अपनी बहन माना था कि तभी इस आवाज़ को सुनते ही उसका ध्यान सामने बैठी इंग्लिश लड़की पर गया, जो नरभक्षी लोगों की लैंग्वेज में ही बोल रही थी। तो कबीर हैरान था। तभी इंग्लिश लड़की गुस्से से अपने एक एक शब्द चबा चबा कर अपनी नफरत भरी नज़रों से बूढ़ी औरत को देखते हुए बोली, खबरदार, अगर उन लोगों के खिलाफ एक और शब्द कहा, जान ले लूंगी तुम्हारी। तुम उसे बद्दुआ दे रही हो, उस औरत को? क्या सचमुच? तुम लोग अपने किए बुरे कर्मों का इल्जाम किसी और पर नहीं डाल सकते, समझे? उस औरत की वजह से आज तुम्हारा दरिंदों से भरा कबीला खत्म नहीं हुआ, बल्कि तुम जैसे जानवरों से दुनिया को मुक्ति मिली है। मुझे और मेरे बच्चों को मुक्ति मिली है। तुम लोग इंसान नहीं, इंसान की खाल में राक्षस हो, शैतान हो, जंगल में रहते हो और मासूम भटके हुए लोगों को मारकर खा जाते हो। आज तुम्हें अपनी बर्बादी और मौत पर बहुत तकलीफ हो रही है, तो उस औरत को बद्दुआ दे रही हो। भूल गई, एक दिन ऐसे ही बद्दुआ मैं भी तुम लोगों को दी थी, जब तुमने मेरे ही कोख में मेरे ही बच्चे को मार दिया था। मैं कितनी रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, तुम्हारे आगे रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन तुम लोगों ने कुछ भी नहीं सुना। मार डाला तुमने मेरे बच्चे को, मेरे पति को, मेरे साथियों को। अरे तुम लोग तो मुझे भी मार देते, लेकिन तुम्हारे उस कमीने पति का दिल मुझ पर आ गया था और उसने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा मुझे। और जब मैं नहीं मानी तो तुम लोगों ने मुझे मारकर खाने की धमकी दी। मुझे अपनी जिंदगी की चिंता नहीं थी, बस अपने बच्चे के लिए मैंने तुम लोगों की सारी शर्त मान ली। अपनी इज्जत अपने ही पति के कातिलों के हाथों सौंप दी। लेकिन तुम्हारा पति, क्या किया उसने? बार बार मेरा रेप किया, बुरी तरह टॉर्चर किया। एक दिन तो मुझे बेड से उठाकर ऐसे फेंका कि मेरा बच्चा मेरे पेट में ही मर गया। मेरा 5 महीने का बच्चा, जिसके लिए मैंने न जाने क्या क्या ख्वाब देखे थे, तुम लोगों ने उसे मुझसे छीन लिया। पूरे 5 दिन तक मैं उस मरे हुए बच्चे के साथ दर्द से तड़पती रही। मुझे अच्छे इलाज की ज़रूरत थी, लेकिन तुम लोगों को तब भी मुझ पर दया नहीं आई। तुम लोग चाहते तो मुझे जंगल से बाहर जाने की इजाज़त दे सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? उल्टा मेरे हाथ पैर बांधकर मुझे कमरे में ही रखा, ज़बरदस्ती जंगली दवाई पिलाई थी, उससे मेरी डिलीवरी हो सके। मैं मरने की कगार पर पहुंच गई थी, पर शायद मुझे तुम लोगों की मौत देखने के लिए जिंदा रहना था, इसीलिए गॉड ने मुझे मरने नहीं दिया। अबॉर्शन के बाद मुझे प्रॉपर बेड रेस्ट की ज़रूरत थी, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? तुम्हारा वह
कमीना बूढ़ा पति। यहाँ तक कि तुम्हारे कबीले के बाकी मर्द भी मेरा रेप करते थे और तुम औरतें सब कुछ देखकर भी मेरी मदद नहीं करती थी। क्या तुम्हें मेरा दर्द नजर नहीं आता था? कभी कभी हैवी ब्लीडिंग होती थी, पीरियड्स में भी मुझे छोड़ते नहीं थे। ऊपर से दिन भर जंगली लोगों के साथ घरेलू काम करवाते थे। नदी से पानी लाने के लिए कहते थे। 2 बार प्रेग्नेंट हुई और बार बार कमजोरी के कारण मेरा मिसकैरेज हो जाता था। कितना दर्द, कितनी तकलीफ सही मैंने। तुम्हें पता है आज तुम लोगों की यह हालत देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती। तुम उस औरत को और उस आदमी को बद्दुआ देना चाहती हो, लेकिन मैं बताऊं, मैं तो उन्हें जिंदगी भर दुआ दूंगी। जब तक जिएंगे बस गॉड से उनकी खुशियों के लिए प्रेयर करूंगी। भगवान करे उनकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफ मुझे मिल जाए, पर उन्हें कोई भी तकलीफ ना हो। वह इंसान भले ही तुम्हारी नज़रों में शैतान था, खुद को डेविल कहता था, लेकिन मेरे लिए वह फरिश्ता था। फिर खुद गॉड ने मेरी और इंसानियत की रखवाली करने के लिए भेजा था। वह औरत रो रो कर अपनी बात कह रही थी। जब बूढ़ी औरत उसकी बात को बहुत अच्छे से समझ गई थी, क्योंकि उसने इंग्लिश में नहीं बल्कि जंगली भाषा में बात कही थी। उसकी बातों को सुनकर बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, तो हम क्या करते हैं? हम जंगली लोग हैं, शिकार के अलावा हमें कुछ और आता भी नहीं। और तुम लोग तो खबरदार, खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश मत करो। पेट भरने के लिए मांस खाना कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन जिंदा लोगों को सिर्फ अपने एंजॉयमेंट और खुद को एंटरटेन करने के लिए उन्हें तड़पा तड़पा कर मारना, क्या यह सही था? माना कि तुम लोगों को खेती बाड़ी नहीं आती, पर जंगली जानवरों का शिकार तो कर सकते थे ना। पर नहीं, तुम लोग वहशी बन गए थे। वहशी के साथ वहशी होना कहीं से भी गलत नहीं है। अब वह इंग्लिश लड़की कबीर की तरफ देखकर बोली, तुम लोग चाहे जो कोई भी हो, लेकिन मैं तुम लोगों को उन भले लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। इतना कहकर वह लड़की जल्दी से पास में खड़े सिक्योरिटी गार्ड से गन छीनकर बूढ़ी औरत को शूट कर देती है और अपने सर पर बंदूक रखकर खुद को शूट करने ही वाली थी, जब कबीर ने तुरंत उसे रोक लिया। रुक जाओ, पागल हो गई हो क्या? हम उन लोगों के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि दोस्त हैं। कबीर की बात सुन लड़की हैरानी से उसे देखने लगी। जब कबीर ने खुशी की हालत के बारे में उसे बताया और वह लड़की पूरी तरह परेशान थी, अब उसने घबराते हुए कहा, वाह, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सरदारनी तो उस वक्त बिल्कुल ठीक थी। उस जश्न की रात कहते हुए वह अपने दिमाग पर जोर दे रही थी कि तभी उसे ख्याल आया कि खुशी ने इस वक्त मूवमेंट करना बंद कर दिया था। कि तभी कबीर ने कहा, देखो, मैं जानता हूँ तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है, लेकिन प्लीज़ फ़िलहाल हमारी मदद करो। खुशी को ठीक करने के लिए हमारा उस आदमी तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही बता सकता है कि खुशी दी को किस चीज़ की सदमा लगा है। तो क्या तुम उनका स्केच मुझे बता सकती हो? हाँ ज़रूर, मुझे जो हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगी। यह सुनकर कबीर ठंडी सांस लेता है। तभी वह इंग्लिश बच्चा जल्दी से उसके पास दौड़ कर आया और लिपट गया। माँ, माँ, यह घर कितना खूबसूरत है। माँ, क्या हम लोग यहाँ रह सकते हैं? मुझे जंगल में दोबारा नहीं जाना। वह लोग बहुत गंदे हैं। यहाँ तो कितना अच्छा अच्छा खाना है, खेलने के लिए खिलौने हैं, सोने के लिए मुलायम बिस्तर है। यह सुनकर औरत अपने बच्चे को समझाने के लिए कुछ कहने ही वाली थी, जब कबीर स्माइल करते हुए बोला, तुम्हें यह घर अच्छा लगा? तो अब से तुम लोग यहीं रह सकते हो। अब जाओ, अपने कमरे में जाकर खेलो। कबीर की बात मानकर बच्चा खुश होकर वहां से चला गया। जब कबीर ने उसे देखकर हैरानी से कहा, तुम्हारा बच्चा तो मर गया था ना, तो यह इंग्लिश बच्चा किसका है? यह तुम्हें माँ क्यों कह रहा है? इंग्लिश लड़की ने बताया, क्योंकि यह मेरा बच्चा नहीं है, बल्कि किसी अनजान इंग्लिश कपल, यह नरभक्षी लोग किसी फैमिली को उठा लाए थे। मैं इनके माँ बाप को तो नहीं बचा पाई, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिन्नतें करके इस बच्चे को बचा लिया, और तब से यह मुझे अपनी माँ मानता है, और मेरे लिए भी अब यही मेरा बच्चा है। यह सुनकर कबीर को औरत के लिए बुरा लगा कि तभी उसकी नज़र लाश पर गई, जो कि बूढ़ी औरत की थी। वह मर चुकी थी। उसे देखकर कबीर सिक्योरिटी गार्ड पर गुस्सा करते हुए बोला, बेवकूफ़, यह लाश तुमने अभी तक ठिकाने नहीं लगाई। उस बच्चे ने देख लिया होगा तो कहीं उसे ट्रॉमा। जल्दी जाओ, देखो उसे। कबीर के ऑर्डर पर सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से बच्चे के कमरे की तरफ दौड़ा। तभी वह लड़की रिलैक्स होते हुए बोली, आप उसकी चिंता मत कीजिए, उसे इन चीज़ों की आदत है, बल्कि इससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति में रहने की। बल्कि आप मुझे चिंता इस बात की है कि जिस वातावरण से वह आया है, क्या वह ऐसी सोसाइटी में एडजस्ट कर पाएगा? तुम उसकी फिक्र मत करो। जब तक तुम लोग यहाँ हो, तुम लोग हमारी जिम्मेदारी हो। तुम बस वह स्केच रेडी करवा दो, ताकि हम जल्द से जल्द उस आदमी को ढूंढ सके। थोड़ी देर में एक स्केच आर्टिस्ट आ चुका था और इंग्लिश लड़की के बताए हुए तरीके से वह डेविल का लुक
और पर्सनैलिटी डिजाइन कर रहा था। कुछ देर में पोस्टर भी रेडी हो गया और लड़की ने जब उसे आइडेंटिफाई करने के लिए देखा तो पूरी तरह हैरान रह गई। हाँ, यह वही है, बिल्कुल वही है। और अब कबीर के होठों पर एक तिरछी मुस्कान थी। उसने अपने लोगों को ऑर्डर दिया, इस चेहरे का इंसान जहां भी नजर आए उसे पकड़ लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ डेविल, जो कि गुस्से से लगभग पागल हो रहा था, अपने कमरे में चक्कर लगा रहा था और फोन पर किसी से चिल्ला रहा था, मैं तुमसे कहा था मुझे जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अब तक उसके बारे में पता क्यों नहीं लगा? इन्फॉर्मेशन निकल चुकी है डेविल, और मैंने तुम्हारे मेल पर सेंड भी कर दिया है। तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट किया और अपना मेल चेक किया, जहाँ कुछ डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन थी। अब उसकी आंखों में चमक थी। फाइनली बेबी गर्ल, मैंने कहा था ना, मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। आई एम कमिंग जान। अब डेविल तेजी से एक दिए हुए एड्रेस की तरफ निकल गया। कुछ ही देर में वह खुशी के अस्पताल के नीचे खड़ा था और ऊपर एक खिड़की की तरफ देखते हुए उसके होठों पर तिरछी मुस्कान थी। तो वहीं दूसरी तरफ रूही जैसे ही उस फार्म हाउस में आई, अचानक ही उसकी आंखों पर तेज रोशनी आई, जिसकी चमक से वह ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। उसने तुरंत अपनी आंखों के सामने हाथ रख बड़ी मुश्किल से सामने देखने की कोशिश की। तभी एक शख्स अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले दूसरे हाथ की उंगलियों के बीच सिगरेट दबाई उसकी कस लेते हुए बड़े ही एटीट्यूड के साथ आ रहा था। उसके जूते की आवाज़ रूही के रोंगटे खड़े कर रही थी, क्योंकि वह पैरों की इस धमक को बहुत अच्छे से पहचानती थी। आखिर पिछले 7 सालों से यह आवाज़ ही तो ख्वाबों में आकर उसे डराया करती थी, जो उसका नाइटमेयर तक बन चुकी थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा कि तभी एक कर्कश आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी, कैसी हो रूही मेरी जान, बड़ी देर लगा दी आने में। अरे हम तो तुम्हारे दीदार को कब से तरस रहे थे, और एक तुम हो जो ईद का चांद हो गई हो। तो बताओ कैसी रही मेरे बिना 6 साल आज़ादी की है जिंदगी, मज़ा तो बहुत आया होगा ना। कहते हुए वह इंसान धीरे से रूही के सामने आया। जब रूही उसके एहसास से ही पूरी तरह घबरा रही थी, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे, उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था कि तभी वह रोशनी बंद हो गई और चारों तरफ नॉर्मल जगमगाती हुई लाइट जलने लगी। अब रूही अपने सामने उस इंसान को साफ देख सकती थी। यह अयान खान था। उसके होठों पर डेविल स्माइल देखकर रूही की जान जा रही थी और उसने बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते शब्दों में कहा, क्यों 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 बुलाया तुमने मुझे यहाँ? मेरा बेटा कहाँ है? मेरा रूहान कहाँ है? तुम्हारा बेटा? सीरियसली? हाँ हाँ रूही मेरी जान, क्या तुम भूल गई? इस दुनिया में बच्चों को पैदा होने के लिए भले ही माँ की कोख की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए बाप के नाम की ज़रूरत होती है। तुमने अपना काम कर दिया है, अब मेरी बारी। रूहान अब मेरे पास रहेगा। आफ्टर ऑल वह मेरा ही खून तो है। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छे ऑफर है मेरे पास। तुम चाहो तो एक बार फिर मेरे पास आ सकती हो, मेरी सुहागन रखेल बनकर, या फिर दूसरा ऑप्शन मेरी मिस्ट्रेस बनकर। यह सुनकर रूही उसे हैरानी और भरी हुई नज़रों से देखने लगी। जब अयान खान जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या सोच रही हो? यही कि जब मैं रखेल कह दिया तो फिर दूसरा ऑप्शन मिस्ट्रेस कैसे हुआ? दोनों तो एक ही चीज़ हुए ना। अरे नहीं मेरी जान, दोनों में फ़र्क है। मेरी सुहागन रखेल का मतलब दुनिया की नज़रों में भले ही तुम मेरी रखेल थी, लेकिन एक सच यह भी है कि मैंने तुमसे निकाह किया था। इतना तो तुम मेरी बीवी भी हो। हालांकि यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। तुम्हारा असली काम तो मेरे बिस्तर की शान बढ़ाना था, जिसकी निशानी आज 6 साल का हो चुका है। तो इस नाते तुम मेरी सुहागन रखेल हो। हालांकि इसका बेनिफिट तुम्हें आज तक तो नहीं मिला, पर इस बार चांस हो सकते हैं। तुम भले ही दुनिया के लिए मेरी मिस्ट्रेस होगी, पर तुम्हारे बेटे रूहान के सामने तुम मेरी वाइफ होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे बेटे के दिमाग में जिंदगी भर यही बात घूमे कि वह मेरी रखेल की औलाद है, मेरी नाजायज औलाद। मैं जानता हूँ इसका इम्फैक्ट उस पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ वह खुद को लीगल समझे, और यही है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफर। और मेरा दूसरा ऑप्शन मिस्ट्रेस, तो अगर तुम चाहो तो हम उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हें अपने बेटे रूहान से बिल्कुल दूर कर दूंगा। जिंदगी भर के लिए तुम उसका चेहरा नहीं देख पाओगी, और मेरे बिस्तर पर मेरे बेडरूम में सिर्फ एक बेड शीट से ज़्यादा कुछ नहीं रहोगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बेड शीट रोज़ चेंज होती है, लेकिन तुम्हारी किस्मत और जिस्म कभी चेंज नहीं होगा। तो बताओ तुम्हें कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है? कहकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा
और उसकी गंदी और घटिया बात सुनकर रूही को उस पर बहुत गुस्सा आने लगा था और उसने दांत पीसते हुए खींचकर अयान खान को एक थप्पड़ मार दिया। अगले ही पल अयान खान का चेहरा एक तरफ झुक गया